ओके। नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का दिन मीडिया की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। 12 नवंबर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस या लोक सेवा प्रसारण दिवस। इस दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कार्यक्रम को शुरू करने के पहले हम अनुरोध करेंगे भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह जी से कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका सिंह वर्तमान में भारतीय विद्यापीठ में अध्यापन कार्य कर रही हैं। उसके पहले आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई रही और रेडियो इंडस्ट्री से आपका विशेष जुड़ाव और लगाव रहा। आरजे प्रियंका के रूप में आप अपने शोज करती रही और मीडिया मैनेजमेंट के अलग अलग जो इवेंट्स हैं उनके साथ भी आपकी सक्रिय भागीदारी रही। शिक्षण में आने के बाद जो हमारे अकादमिक आयोजन है, शोध पत्रों के प्रकाशन से लेकर के सेमिनार्स, वर्कशॉप्स इत्यादि, उससे भी आपका गहरा जुड़ाव है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका सिंह। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया। आज का वेबिनार जो हमारा द रोल ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इस टॉपिक पर है, की शुरुआत मैं अपनी सरस्वती वंदना के साथ करूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वेबिनार को। सरस्वती माँ सरस्वती को याद करते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, खुशियों के बातें सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर के पावन हर के मन का कोना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले के रास्ते पे हमसे। सर थैंक यू सो मच। आज के जो भी हमारे दो स्पीकर्स हैं वो कहीं ना कहीं मेरे गुरु रह चुके हैं। अवनीत मैम ने भी एक टाइम पे मुझे है और योगी सर ने भी। तो आप दोनों को मेरा बहुत 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 आप दोनों का तहे दिल से थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना कैपेबल बनाया कि आज मैं आप लोगों का वेलकम कर सकूं। सर प्लीज बिगिन। मुझे लगता है किसी भी शिक्षक के लिए गौरव की अनुभूति है कि अपने विद्यार्थियों के साथ वो मंच साझा करें। तो ये अनुभूतियां मुझे भी कई बार होती हैं कि जिनको पढ़ाया क्लास में मंच के उधर रह करके उन्हीं के साथ इस तरह के अकादमिक मंचों पर साथ बैठ करके किसी आयोजन में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिले। तो जहां विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक संतोष और एक्साइटमेंट जहां होता है, वहीं शिक्षक के लिए भी ये एक बहुत प्रसन्नता और आह्लाद की बात होती है। जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनका स्वागत करते हैं ई बुके से। तो मैं प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा, ये देखो कैसे बैठा हुआ है। दोनों जो अतिथि हैं, प्रोफेसर राकेश योगी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिनका विस्तृत परिचय मैं जब उनको आमंत्रित करूंगा बात करने के लिए अपनी तब दूंगा, और साथ में अवनीत कौर भाटिया जो दूरदर्शन से जुड़ी है और अध्यापन कार्य कर रही है भारतीय विद्यापीठ में ही। आप दोनों के स्वागत सम्मान के लिए ई बुके से स्वागत कर रही है प्रियंका जी। सर थैंक यू सो मच, आपने फिर से मुझे मौका दिया कि आज के हमारे जो दो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं मैं उनका ई बुके से वेलकम करूं। सर एंड मैम, दिस इज जस्ट ऑनर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड फ्रॉम आवर साइड फ्रॉम BVI CAM एंड कम्युनिकेशन टुडे। वी ऑल वेलकम यू ऑल एंड वी thankful for you both of you that you have shared your valuable time and knowledge for with us. Thank you so much, sir.
प्रोफेसर एम.एन. हुडा जो निदेशक हैं भारतीय विद्यापीठ के, कारणवश हमारे आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सके विभागीय व्यस्तताओं के कारण। वो अक्सर कहा करते हैं हम सभी से कि ये जो बुके है, जब हम फिजिकल किसी आयोजन में होते हैं तो वो जो इस तरह का बुके देते हैं तो वो जो जो उसमें पुष्प होते हैं उनकी जो खुशबू है वो पूरे उस सभागार को और मंच को महका देती है। तो उनका ये कहना है कि इस आभासी मंच पर उस सुगंध को कहीं हम महसूस करें। और मेरा ये मानना है कि जो वो सुगंध है वो केवल सुगंध नहीं है, वो एक तरह से विचारों की वो खुशबू है जो हम इस मंच के माध्यम से निरंतर पिछले 4 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि वो इन भौगोलिक सीमाओं को तोड़ते हुए देश दुनिया के उस हर हिस्से में पहुंचे जहां हमारी भाषा और हमारे प्रतीक, हमारी अभिव्यक्ति को समझने वाले व्यक्ति बैठे हैं। और अब तो जिस तरह से भाषाई अनुवाद तुरंत हो रहे हैं तो उसके माध्यम से भी, या आपका यूट्यूब में जिस भाषा में आप चाहे वो पूरे स्क्रिप्ट को अनुवाद कर देता है, तो अब यो कह सकते हैं कि दिग दिगंतर में ये जो विचार है, जो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर निरंतर एक हैमरिंग करने की, कहीं जो हम अपेक्षाएं करते हैं मीडिया से, तो अलग अलग विषयों के जो एक्सपर्ट आ रहे हैं उनके संवाद से ये सिलसिला आगे बढ़े। आज इस क्रम की हमारी ये 143rd 143वीं वेबिनार श्रृंखला है और इसका विषय है द रोल ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हमारे वक्ताओं का आमंत्रित करने से पूर्व मैं बहुत संक्षेप में 2 बातें करना चाहूंगा। कम्युनिकेशन टुडे, जिसके प्रकाशन ने अपने 28 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसके सभी अंक हमारी वेबसाइट communicationtoday.net पर उपलब्ध हैं। जो भी जिज्ञासु, शोधार्थी, मीडिया शिक्षक या इन अनुशासनों में रुचि रखने वाले पाठक हैं वो हमारी वेबसाइट पर जाकर के इस पत्रिका को पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास देश भर के शोधार्थियों, मीडिया कर्मियों को इस अकादमिक मंच पर लाने का। अब तक 13 विशेषांक हम प्रकाशित कर चुके हैं। मीडिया एजुकेशन इन इंडिया, मीडिया एजुकेशन क्रिटिकल थॉट, मीडिया इन कोविड-19, कोविड के दौर में मीडिया के बहुत सारे पक्षों को लेकर के आलेख हमने छापे थे। मीडिया, डिजिटल मीडिया को लेकर हमने इश्यूज निकाले हैं। बहुत पहले करगिल और मीडिया को लेकर निकाला। एक इशू हमने जनरल सिंह की बुक्स पे निकाला जिसमें करीब 1000 किताबों का संकलन है विद ऑथर और प्रकाशन। ये सारी चीजें हमारे उस वेबसाइट के ऊपर अंक उपलब्ध है। इसी तरह से ये 4 साल पहले हमने सीरीज शुरू की थी कम्युनिकेशन टुडे के मंच पर, जिसमें अब तक लगभग 350 से अधिक एक्सपर्ट्स आ चुके हैं अलग अलग फील्ड से। वो एक्सपर्ट्स मीडिया से हैं, मीडिया में भी प्रिंट से हैं, टेलीविजन से हैं, एडवर्टाइजिंग से है, पब्लिक रिलेशन से है, फोक मीडिया से है, थिएटर से है, मतलब अलग अलग जो जिस तरह के भी एरियाज जिसमें जो लोग काम कर रहे हैं, साथ ही डिफरेंट डिसिप्लिन के टीचर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है किसी न किसी रूप में, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने एक ही पक्ष के विभिन्न विषयों पर उस विचार मंथन को आगे बढ़ाया है। 4 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हमारे यहाँ आ चुके हैं, अमेरिका से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और जर्मनी से। 4 एक्सपर्ट्स भी हमने बुलाए और कई बार देश के बाहर से भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसके साथ जुड़ते हैं। 100 वेबिनार की श्रृंखला जिस पर हमने पूरा प्रकाशन भी निकाला है जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसके बाद हमने भारतीय विद्यापीठ के साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाया है। उनके पूरे शिक्षकों की टीम, उनके डायरेक्टर प्रोफेसर हुडा इस पूरे अभियान के अंदर पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के यात्रा प्रारंभ की गई है, अभियान चलाया गया है, वो अपने उद्देश्यों में सफल होगा। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को मनाने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, बल्कि मैं तो ये मानता हूं ये महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देना है एक तरह से। गांधी जी, हम सब जानते हैं कि उन्होंने अश्वेतों के खिलाफ अपने अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए, अधिकारों के संघर्ष के लिए साउथ अफ्रीका में रहकर के इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला था। और जब हिंदुस्तान में आते हैं तब भी उन्होंने अखबारों के माध्यम से, सत्याग्रह, हरिजन आदि अखबारों के माध्यम से उस लड़ाई को और आगे बढ़ाया था। और हम जानते हैं पूरे स्वाधीनता आंदोलन में उनका किस तरह का योगदान रहा। कुछ संयोग ऐसा रहा कि गांधी फिल्मों में भी रुचि नहीं रख पाए। हमने पूरी एक वेबिनार इसी पे की थी, गांधी और सिनेमा। उसमें मेरे ख्याल फिल्म
जो हमारा पूना में एक इंस्टीट्यूशन है फिल्म, उसके जो डायरेक्टर थे वो आए थे, उनकी पूरी किताब ही गांधी और सिनेमा पे है। गांधी ने शायद 2 ही फिल्म देखी थी, रामराज और कोई एक और फिल्म। एक फिल्म में तो शायद बीच मोड़ के चले गए थे। तो सिनेमा में उनकी रुचि नहीं रही और रेडियो के साथ भी उनका जुड़ाव ज्यादा नहीं रहा। जब देश आजाद हुआ, और हम जानते हैं 15 अगस्त 47 की वो रात या वो जो समय था, किस तरह का एक सांप्रदायिक विद्वेष का समय था। शायद इस सदी का वो एक ऐसा वर्ल्ड युद्ध को हम, महायुद्धों को हम छोड़ दें तो एक ऐसा कालखंड था जिसमें पूरा एक सांप्रदायिक तनाव के कारण कितने लोगों की हत्याएं की गई और एक बहुत ही बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे थे। तो करीब 2-2.5 लाख लोग कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हो गए थे, जहां गांधी जी को संबोधित करना था। और 12 नवंबर सन 47 दिवाली का दिन था। अब क्या किया जाए, गांधी जी के लिए संभव नहीं था कि वो जाकर के उन लोगों को एड्रेस कर पाए, पहुंच नहीं सकते थे वो समय पर। उस समय ये एक सुझाव आया कि क्यों नहीं आप आकाशवाणी में एक स्टूडियो बनाया गया लकड़ी, जहां पर वो प्रार्थना करते थे, लकड़ी का जो बिरला हाउस में जिस तरह का उनका सिटिंग था वैसा ही एक अरेंजमेंट स्टूडियो में किया गया और वहां से उनको संबोधित करने के लिए निवेदन किया गया। तो पहले गांधी कुछ कॉन्शियस थे, जो मैंने पढ़ा उसमें वो जाना नहीं चाहते थे। फिर उनके साथ वो राजकुमारी अमृत कौर, जो स्वयं एक फ्रीडम फाइटर के रूप में काम किया और करीब 15-16 साल तक गांधी जी की सेक्रेटरी रही, उन्होंने भी समझाया और गांधी जी अंततः तैयार होते हैं। आप जब भी कभी आकाशवाणी भवन में जाएंगे तो जैसे ही एंट्री करेंगे तो वहां पर एक पीतल की पट्टिका लगी हुई है जहां ये लिखा हुआ है कि गांधी जी ने यहाँ से पहली बार एड्रेस किया था। संयोग से वो पहला और अंतिम उनका उद्बोधन था। और जब गांधी जी ने अपना बात शुरू की तो वो बिल्कुल चमत्कृत रह गए। आज भी जब हमारे विद्यार्थी आकाशवाणी के स्टूडियो में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अचंभा तो होता ही है, उनको एक नई चीज लगती है कि किस तरह से ये सारा ट्रांसमिशन हो रहा है। अब तो पूरा डिजिटल हो गया है, पूरी दुनिया बदल गई है। आकाशवाणी की 1 सदी का इतिहास, करीब आधी सदी के तो हम भी साक्षी रहे आकाशवाणी के उसमें। तो वो जो थ्रिल है वो आज हम महसूस करते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि गांधी जैसा व्यक्तित्व जब पहली बार आकाशवाणी स्टूडियो में गए और माइक्रोफोन के सामने बैठकर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो बिल्कुल एक तरह से इतने ज्यादा उसमें अभिभूत हो गए थे कि उनके मुंह से निकला कि मैं इसमें जादू की शक्ति देखता हूं, इसमें ईश्वर का वास देखता हूं। उसके बाद दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो जाती है और दोबारा वो आकाशवाणी नहीं जा पाए। तो 2001 में फिर ये तय किया गया कि 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाए। और मैंने अपने सेवा काल में 2006 के बाद से हर 12 नवंबर को किसी न किसी रूप से कोई आयोजन किया और हमने इस कोशिश की अपने स्तर पर कि इस दिवस को लोकप्रिय बनाया जाए। 4 साल से जो ये मंच हमारा है, इस पर भी हमने हर साल 12 नवंबर को कोई न कोई आयोजन किया है। इसके माध्यम से हमने जो हमारे पब्लिक ब्रॉडकास्टर है इनकी भूमिका को कहीं न कहीं समझा है। तो आज हमने ये कोशिश की है कि हम 2 ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाएं जो एक दूरदर्शन के साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से, और एक जो है वो जुड़े हुए हैं किसके साथ, ये अपना जो प्राइवेट टीवी चैनल्स है उसमें इनकी बहुत लंबी इनिंग रही है। राकेश योगी जी अब तो अध्यापन में आ गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत लंबे समय तक, करीब 1.5 दशक तक प्राइवेट चैनल्स जो है उनमें काम किया। और जो डॉक्टर अवनीत कौर जो है, अवनीत कौर भाटिया, वो जो है वो दूरदर्शन के साथ जुड़ी हुई है। तो हम शुरुआत करेंगे अवनीत जी से बातचीत की कि उनका क्या, किस तरह का अनुभव रहा है इन पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स के साथ। क्योंकि मैं जैसा महसूस करता हूं आकाशवाणी का वो जो दौर है, बल्कि पहली बार जब शायद मेरे फादर की टॉक आई थी तो रेडियो नहीं था हमारे पास और हमें पड़ोस में जाकर के जहां रेडियो था वहां टॉक सुननी पड़ी। और मैं 10th क्लास में 74 से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ। तो पूरी जो यात्रा है आकाशवाणी, न जाने कितने कार्यक्रम, मुझे याद है जब हवा महल आता था, हमारे नए बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो जानते होंगे, उस हवा महल की ट्यून के साथ कुल रेडियो सेट के पास चिपक जाते थे सुनने के लिए। इतने बढ़िया एकांकी चिरंजीत और उपेंद्र नाथ अश्क और पता नहीं कितने उस समय के जो कलाकार थे उनको हम उसके माध्यम से सुनते थे। तो चाहे हवा महल हो, उधर बीबीसी का रेडियो सिलोन, बीबीसी नहीं रेडियो सिलोन में अमीन सयानी, और जिस तरह से रेडियो सिलोन पॉपुलर हुआ तो उसकी टक्कर में हमारे यहाँ पर विविध भारती शुरू की गई। विविध भारती में फिर कमर्शियल शुरू किए गए। न जाने कितने ऐसे कार्यक्रम है, यदि मैं उनका नामोल्लेख करूंगा तो शायद पूरा समय निकल जाएगा। फिर दूरदर्शन आता है। दूरदर्शन तो हमारे एक तरह से जन्म के साथ साथ ही शुरू हुआ, तो उस दौर को भी हमने देखा, कितने उसने परिवर्तन देखे दूरदर्शन ने भी। और मेरी तो एंट्री दूरदर्शन के नेशनल ब्रॉडकास्ट से 88 में जो मॉर्निंग ट्रांसमिशन होता था दिल्ली से, वहां से हुई है, जब वो जी साहब नाम का एक स्टॉक कैरेक्टर था
जिससे वो सारी प्रस्तुति करते थे। तो ये जो पूरी यात्रा है लगभग 60-65 साल की दूरदर्शन की और 1 सदी की आकाशवाणी की, तो ये बेसिकली वो संस्थान है जिन्होंने जन जागरूकता के लिए, सूचना के लिए और मनोरंजन के लिए एक तरह से नए प्रतिमान कायम किए। लेकिन आज इस व्यावसायिक दौर में किस तरह की स्थितियां हो गई हैं और इन पब्लिक ब्रॉडकास्टर का क्या भविष्य हो गया है, या आज के इस लोकतांत्रिक समाज में हम इनकी भूमिका को किस रूप में देखते हैं, तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर अवनीत कौर भाटिया को आमंत्रित करूंगा। अवनीत जी 2006 से डीडी न्यूज के साथ जुड़ी हुई है और 2014 से आप शिक्षण के साथ भी जुड़ी हुई है। तो एक तरफ आपका लगभग 15-18 साल का एक्सपीरियंस एक ब्रॉडकास्टर के रूप में और लगभग 10 वर्ष का अनुभव एक शिक्षक के रूप में। तो आपने दोनों दुनिया को देखा है, शिक्षण की दुनिया को और टेलीविजन या दूरदर्शन की दुनिया को भी आपने देखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने अपनी बैचलर्स डिग्री प्राप्त की और उसके बाद जामिया मिलिया से आपने अपना जर्नलिज्म का जो पाठ्यक्रम है, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जामिया मिलिया, वहां से आपने इसका एक तरह से ट्रेनिंग ली। और भाषाई प्रचार प्रसार की दृष्टि से जो आपका योगदान रहा है, तो भारत सरकार ने आपको रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2019 में आपको मौका मिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का और वहां के एक आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का। 2024 में आपको एक और बड़ा सम्मान मिलता है जो हमारा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके मेंबर के रूप में भी आप अपनी सेवाएं दे रही हैं और देश में अल्पसंख्यकों के हितों और उनके अधिकारों के लिए एक सजग और सतर्क प्रहरी के रूप में आप अपना काम कर रही हैं। तो मैं अवनीत जी से अनुरोध करूंगा कि वे पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका को आज के दौर में, जब इतना तेजी से तकनीकी परिवर्तन हुआ है और प्राइवेट प्लेयर्स, चाहे वो आकाशवाणी की बात करें, चाहे रेडियो की बात करें, चाहे टेलीविजन की बात करें, उसमें ये आ गए हैं। और जिस तरह से डिजिटल मीडिया का विकास हुआ है, सब कुछ हमारे मोबाइल में सिमट गया है, उस दौर में आपको क्या लगता है इन लोकतांत्रिक संस्थानों की, इंस्टीट्यूशन की रक्षा में या इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में ये अपनी भूमिका को किस तरह से निभा रहे हैं और भविष्य की क्या संभावना है? अवनीत जी। सभी को नमस्कार, सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संजीव भनावट सर का। और मुझे कहते हुए गर्व होगा कि मैं भी उनकी विद्यार्थी रही हूँ और ताउम्र विद्यार्थी ही रहूंगी, क्योंकि एक विद्यार्थी जो है वो सीखना कभी नहीं भूलता और एक गुरु जो है वो सिखाना कभी नहीं भूलता। तो बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय विद्यापीठ एक गौरवशाली संस्थान है और मुझे आज मौका मिला भारतीय विद्यापीठ को रिप्रेजेंट करने का और खास तौर से दूरदर्शन न्यूज को रिप्रेजेंट करने का आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग डे जो मनाया जाता है 12 नवंबर को, उसमें आज की ये मेरी भूमिका रहेगी। मैं कोशिश करूंगी कि जो जो मैंने सीखा अपनी इस यात्रा के दौरान, दूरदर्शन की यात्रा के दौरान, उसके खट्टे मीठे पल आपके साथ यहाँ पे साझा करूं और किस तरीके से प्रसारण की भूमिका रही, कौन-कौन से माइलस्टोन रहे, खास तौर से दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के, और उसके बाद चैलेंजेस किस तरीके से आए डिजिटल युग में, जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुई और उसके बाद डिजिटल युग आया, और आज किस तरीके से दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो एक मुख्य रूप से अग्रसर हैं और हमेशा अग्रसर ही रहेंगे, आगे ही रहेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक कोट के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने जब प्रताप 1913 में निकाला और अग्रलेख में कहा कि लोगों को भड़काना दायित्व नहीं है, लोगों को भड़काना दायित्व नहीं है, बल्कि देश मजबूत कैसे हो, किस तरीके से हो और देश ताकतवर कैसे बने, यही धर्म रहेगा पत्रकारिता का, यही धर्म रहेगा मीडिया का। तो मीडिया की भूमिका को निभाते हुए पब्लिक ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी और दूरदर्शन यानी कि प्रसार भारती, दोनों जो हैं, मुख्य रूप से प्रसार भारती एक बोर्ड है जिसके अंतर्गत ये दोनों शाखाएं जो हैं मुख्य रूप से आती हैं। घर घर तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण खबर को घर घर तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों लेते हैं। इसके बाद सरकार की हजारों नीतियां हैं जिनको बनाया जाता है, लागू किया जाता है, उनको पहुंचाना
और जनता को लाभ मिले, लोगों को लाभ मिले उन नीतियों का ये पहुंचाना जो दायित्व है सबसे पहले दूरदर्शन, पब्लिक ब्रॉडकास्टर और आकाशवाणी के जिम्मे आता है। बैलेंस्ड रिपोर्टिंग करना, एक्यूरेट रिपोर्टिंग करना, ट्रांसपेरेंसी के साथ न्यूज़ को पेश करना, ये भी प्रसार भारती की एक मुख्य बिंदु के रूप में आता है। और दूरदर्शन न्यूज़ में डीडी न्यूज़ जिसको कहा जाता है, डीडी न्यूज़ में खबर चुनौतियों के साथ सामने रखी जाती है। यही ताकत भी है और इस ताकत को बरकरार रखना, कायम रखना एक विश्वसनीय रूप में, ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो दूरदर्शन के सामने रखा जाता है। अगर बात करें आज से 25-30 साल पहले की, तो एंकर्स को जो मुख्य विंडो के रूप में सामने आते हैं, जो आज भी हम आज के एंकर्स को इतना नाम से नहीं जानते, जो हमारी पीढ़ी है हमारे एंकर्स को पहचानती है और एक अलग सा भूमिका एंकर्स जो है निभाते आते हैं। और एंकर्स अपने आप में छवि, एक अपनी महत्वपूर्ण छवि जो है वो बरकरार रखते हैं। वो आवाज की दुनिया के जादूगर जिनको कहा जाता है आकाशवाणी में, अमीन सयानी जी, उनको उनकी बात की जाए और बात की जाए सलमा मैम की बात की जाए, तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज जो है उनकी आवाज से जो है पता लग जाता था कि खबरों का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। अगर बात की जाए सार्वजनिक प्रसारण की, तो भारत के लोकतांत्रिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सूचना का स्रोत, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करने के लिए दूरदर्शन का गठन किया गया। सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर और लोगों को सूचना देना और निर्णय से सूचना देना, आज सूचना देने की होड़ लगी हुई है। आज सिर्फ खबर को परोसा जा रहा है। आज भाग दौड़ में खबर को कब बेखबर हो जाती है खबर हमें पता नहीं लगता। लेकिन आज भी दूरदर्शन अपनी चुनौतियों को सामना करते हुए, और डीडी न्यूज़ की खबर जो है थोड़ी देर बाद आ सकती है, लेकिन पूरी कह सकते हैं ऑन द टॉप जो है वो जिम्मेदारी जो है वो दूरदर्शन और आकाशवाणी की ही रहती है। और 1990 का एक्ट जो है, पार्लियामेंट्री एक्ट जो है कंडक्ट, वो भी इसीलिए बनाया गया कि प्रसार भारती किन नॉर्म्स, किन रूल्स एंड रेगुलेशन से खबरों को चलाएगा। और जब मैंने 2006 में कदम रखा दूरदर्शन न्यूज़ में, तब ये खेलगांव, दिल्ली के खेलगांव सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के पास, वहां पे था। वहां पे डीडी न्यूज़ की शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद बहुत सारे कार्यक्रम थे जो हम लोगों ने शुरू किए। अशोक चक्रधर, कवि, हिंदी के कवि वीरेंद्र मिश्र, ऐसे बहुत बड़े लोग हमारे साथ जुड़े जिन्होंने कार्यक्रमों की शुरुआत की। अगर उससे पहले बात की जाए तो चित्रहार का एक ऐसी छाप थी जो शुक्रवार को हर कोई अपनी टीवी पेटी के सामने बैठ जाता था और वो आधे घंटे के चित्रहार जो है जिंदगी में मनोरंजन भर देते थे। उसी के बाद बायोस्कोप एक ऐसा प्रोग्राम आता था दूरदर्शन में, नेशनल में बात की जाए, जो आज हम बहुत आगे के दौर पे है। उस टाइम पे फिल्में जो है 3 दिन में दिखाई जाती थी, एक फिल्म 3 दिन में दिखाई जाती थी। मैं अभी अपने विद्यार्थियों को भी जब मैं फिल्म और टीवी पत्रकारिता पढ़ाती हूँ तो बताती हूँ कि हम लोगों में तब सब्र होता था, संयमता होती थी। एक मूवी हम 3 दिन में देखते थे। वो होता था वीकेंड की शुरुआत, शुक्रवार को 1 घंटा, फिर शनिवार को 1 घंटा मूवी, फिर एतवार को 1 घंटा मूवी। तो बच्चों में जो रुचि है वो बनी रहती थी, जो एक संयमता है, किस तरीके से आगे बढ़ना है और कल का जो है वेट करना है कि कल क्या होगा, एक धारावाहिक के रूप में उसको देखा जाता था। धारावाहिक की बात की जाए तो एक सबसे बड़ा माइलस्टोन जो रहा, हम लोग, बुनियाद, फौजी, ऐसे सीरियल्स जो ना आज तक बने हैं। और मैं ये चैलेंज के तौर पर कह सकती हूँ, जितने मर्जी प्राइवेटाइजेशन हो जाए, जितने मर्जी बड़े प्रोग्राम आ जाएं, एक जो छाप हम लोगों पर छोड़ी वो कोई और नहीं छोड़ पाया। जो बुनियाद ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को एक उभर कर एक आपसी रिश्तों के को सामने रखा, वो कोई और, फौजी
जो सीरियल आया जिसमें शाहरुख खान ने भूमिका निभाई और बहुत बेहतर भूमिका निभाई। फौजी की जिंदगी, उसके घर वालों का उस तरीके को दिखाया गया। उसके बाद सर्कस, सर्कस एक बहुत प्यारा धारावाहिक था जो सबकी पसंद बन गया। महाभारत, रामायण, ये दूरदर्शन की शुरुआत थी। और आपको ये भी जानते हुए खुशी होगी, कोविड के दौरान जब सब दरवाजे बंद हो गए और हम लोग अपने घरों पे बैठ गए, तो दूरदर्शन फिर से रिवाइव हुआ और रामायण का प्रसारण फिर से शुरू किया गया, जो आज की युवा पीढ़ी को, आज की जनरेशन को, इवन मैंने अपने बच्चों को बैठकर दिखाया कि हम लोग जो उस टाइम पे बहुत सारे रामायण मूवीज आई, रामायण पे बहुत सारी पिक्चरें आई, बहुत सारे धारावाहिक आए, लेकिन रामानंद सागर जी की जो रामायण ने छाप छोड़ी, वो शायद कोई और रामायण नहीं छोड़ सकी। और इसीलिए कोविड के दौरान भी जो है दूरदर्शन ने फैसला लिया, आर्काइव से उसको री एडिट किया गया और कलर कॉम्बिनेशन इनहैंस करके उसको दोबारा टेलीकास्ट किया गया। पूरी टीम का इसमें बहुत ज्यादा जो है चैलेंज रहा उनके लिए। उसके बाद महाभारत को जिस तरीके से रखा गया, उसके पात्र जो हैं जिस तरीके से रखे गए, और अब जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहां पे रामायण के जो पात्र जिन्होंने भूमिका निभाई थी वो भी उसी तरीके से वहां गए, तो उनको जो है पहचान मिली। दूरदर्शन ने पहचान दी कई चेहरों को, कई चेहरों आवाज को पहचान दी। मैं अपनी बात कर रही थी, मुड़कर फिर आती हूँ। 2006 में इंटर्नशिप हम सबकी लगती है, मेरी इंटर्नशिप लगी। थोड़ा सा यहाँ पे व्यंग जरूर आएगा कि हम सबकी रुचि रहती है एंकर बनने में, हम सबकी रुचि रहती है रिपोर्टर बनने में। तो हमारी ईएनसी हुआ करती थी नीलंजना बैनर्जी, तो उन्होंने बोला कि जितने भी इंटर्न्स आए हैं जामिया वाले, इन सबको राज्यसभा ले जाया जाए और जो आईआईएमसी से आए हैं उनको लोकसभा ले जाया जाए। उस वक्त उम्र इतनी नहीं थी कि समझ सके कि लोकसभा और राज्यसभा समझ पाए कि शायद हम लोकसभा और राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन एकमात्र दूरदर्शन न्यूज हमें लोकसभा और राज्यसभा लेकर गए और एक कक्ष था, वहां पे हेडफोन लगा दिया गया और सामने लोकसभा और राज्यसभा चल रहा था। हमें नोटिंग करनी थी कि कौन क्या बोल रहा था। तो एक ये बात रही कि हमने बोला हमने लोकसभा जाना था, राज्यसभा जाना था, तो बोले यही लोकसभा है, यही राज्यसभा है, लॉगिंग कीजिए यहाँ बैठ के। तो पूरा दिन लॉगिंग करनी, कौन क्या बोल रहा है वो लिखना, और फटाफट न्यूज रूम से भागकर फीड रूम में आना और फीड रूम से न्यूज रूम तक का सफर तय करना और खबरों को बनाना, ये जो सिलसिला वो जारी रहा। और एकमात्र दूरदर्शन ही ऐसा चैनल है जहां पे फीड रूम है और जहां पे अलग अलग प्रांतों से जो है फीड न्यूज, फीड माने न्यूज के रूप में जो न्यूज है वो आती है। और खबर पहले कौन देगा, इसको जो है तवज्जो दूरदर्शन नहीं देता। प्रसार भारती जो है पूरी पहलुओं के साथ पूरे अब हर चैनल में ईएनसी शायद 1 या 2 रहते हैं, दूरदर्शन में ईएनसी हर बुलेटिन के पीछे अलग ईएनसी रहता है, एडिटर इन चीफ रहता है, जो सारी पहलुओं को, सारी बारीकियों को, हर बुलेटिन की बारीकियों को देखा जाता है। और बुलेटिन की जो प्रक्रिया रहती है, मैं यहाँ पे खास तौर से बता दूं, प्राइवेट चैनल्स में एक ही खबर को पूरे तरीके से चीर फाड़ किया जाता है, एक ही खबर का पोस्टमार्टम किया जाता है, उसकी तह तक जाए, गलत तरीके से जाए, सही तरीके से जाए, वो एक अलग पहलू है। लेकिन एक बुलेटिन, अगर आपने पूरे दिन की खबर देखनी है कि भारत भर में या इंटरनेशनल न्यूज में, स्पोर्ट्स में या अपने बिजनेस में क्या हुआ, तो पूरा अगर दूरदर्शन का एक बुलेटिन देख लिया जाएगा तो आपको पूरा जो है पूरी खबर से आप अवगत हो सकते हैं। खबरों की बात करें तो हेडलाइंस की मेन बात रहती है, हेडलाइंस रहती हैं, पॉलिटिकल न्यूज रहती है, उसके बाद मेट्रो खबरें रहती हैं। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में भी दूरदर्शन नेशनल जो है मौजूद है, उसमें 7 बजे के करीब जो है दिल्ली के समाचार रहते हैं जिसको मेट्रो न्यूज कहा जाता है। उसके बाद इसी 7 बजे जो है, सर मुंबई और जयपुर दोनों से अवगत है, तो मुंबई में सेम टाइम पे उसी टाइम पे मुंबई की खबरें आएंगी 7 बजे, जयपुर केंद्र में जयपुर की खबरें आएंगी, हैदराबाद केंद्र में हैदराबाद की खबरें आएंगी। तो इस तरीके से सटीक
शब्दों में पूरे 15 मिनट में वो बुलेटिन में आपको सारी खबरें मिलेंगी, चाहे वो खेल जगत से हो, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे वो मनोरंजन की खबरें हो। तो पैकेज पूरा इस तरीके से बनाया जाता है बुलेटिन का। और सबसे बड़ी बात कि एक बुलेटिन से जो अगला बुलेटिन होगा वो रिपीट नहीं होगा। ये सबसे बड़ी नवीनता जो है दूरदर्शन के पास ही है कि हाँ, हेडलाइन सेम रहेगी लेकिन उसकी ट्रीटमेंट जो है वो अलग तरीके से कर दी जाएगी। अब यहाँ पे बात की जाए कि दूरदर्शन किस तरीके से डिफरेंट हमेशा रहा है, क्योंकि दायित्व है दूरदर्शन पर, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है और समाज का दर्पण करना है, तो ये हर तरीके से भिन्न रहा है, एक्यूरेट रहा है और हर चीज को वेरीफाई करके इम्पैक्टफुली इसको पेश करना है। जिस तरीके से सर ने आज का ये वेबिनार रखा है, 24 सितंबर 2024 को संसद टीवी ने रोल ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टर एक कॉन्क्लेव जो है वहां पे रखा था और वहां पे भी यही प्रसार भारती सीईओ और सीईओ संसद टीवी दोनों मौजूद थे। उन्होंने भी जो उनसे क्वेश्चंस पूछे कि दायित्व क्या आज भी जो है वो दायित्व उतना ही है जितना पहले था। शायद उन्होंने ये कहा कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर वर्सेस आज डिजिटल है, डिजिटल यानी कि एक्सटेंशन हो चुका है, कम समय में ज्यादा खबरों की होड़ लगी हुई है, खबरें जल्द से जल्द पहुंचानी है, जिसका जरिया बन गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे फैक्ट्स एंड ओपिनियन दोनों अलग हैं, एक डिवाइडिंग लाइन है दोनों में, लेकिन प्राइवेट चैनल्स जो हैं फैक्ट्स को ही ओपिनियन समझ लेते हैं और ओपिनियंस को ही फैक्ट बनाकर खबरों को पेश करते हैं। 2006 में जब मैं एंट्री लेती हूँ दूरदर्शन न्यूज में, प्रणव रॉय वहां पे मौजूद होते हैं, बरखा दत्त वहां मौजूद होती थी। उसके बाद जो है आगे भिन्नता जो है वो की जाती है। लेकिन 2010 के आते आते एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम जो हैं वो प्रसार भारती बोर्ड बंद कर देता है। मैं यहाँ पे प्रोग्राम का नाम जरूर लेना चाहूंगी, रंगे हाथ एक प्रोग्राम आता था। क्राइम की बहुत होड़ लगी थी उस वक्त, क्राइम के बहुत सारे शोज थे, शिवरसेन द्विवेदी, ये एंकर रही है बैक टीवी में प्रोडक्शंस ने प्रोग्राम शुरू किया। और ये मैनेजमेंट करी है शुरू मास हुआ, आज कम्युनिकेशन तक पे जुर्म शुरू हुआ, तो All of you दूरदर्शन please पे mute your शुरू mic. हुआ क्राइम का प्रोग्राम। इस रंगे हाथ प्रोग्राम का टाइम जो है वो 11 बजे रखा गया। हालांकि दूसरी प्राइवेट चैनल्स पे प्राइम टाइम पे खून खराबा, हत्या, मारपीट और ब्लड क्लॉट्स को दिखाया जा रहा था, लेकिन दूरदर्शन ने अपनी मर्यादा को समझते हुए ऐसे प्रोग्राम को इन्फॉर्म करना जरूरी समझा कि ऐसी क्राइम हमारे साथ हो रहे हैं और बहुत गलत हो रहा है, अवगत करवाना जरूरी समझा क्राइम को। लेकिन बाबता इसके कि 11 बजे, और वो भी सिर्फ रविवार को, एक ही दिन 11 बजे पूरे देश में जो जो क्राइम खबरें हुई, चाहे वो, यहाँ पे बात सिर्फ महानगरों की नहीं होगी, यहाँ पे राजस्थान, यूपी, इवन कि अंडमान निकोबार, गोवा, जहाँ की खबरें आती भी नहीं थी, वहां पे भी क्राइम होते हैं। हमें उस प्रोग्राम में के साथ जुड़कर पता लगा कि उस जगह पे भी क्राइम होते हैं, उस जगह पे भी उसी तरीके से मारकाट होती है जिस तरीके से बाकी इलाकों में होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कि प्राइवेट चैनल्स जो हैं उसी अलीगढ़, बागपत, इन एरियाज के आसपास घूमकर खबरों को, क्राइम की खबरों को परोसते रहे। उसके बाद प्रसार भारती ने, बोर्ड ने एक फैसला लिया कि ब्लड क्लॉट्स जो है आरुषि मर्डर केस के बाद, निठारी केस के बाद, इस प्रोग्राम को रोक लगा दी जाती है। इस प्रोग्राम को रोक इसलिए लगा दी जाती है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन पास होता है पार्लियामेंट में कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो है इस तरीके के कार्यक्रमों को एंटरटेन नहीं करेगा पूर्ण रूप से। तो इस तरीके के प्रोग्राम पे शिकंजा कसा जाता है और ऐसे प्रोग्राम बंद कर दिए जाते हैं। पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे बात की जाए, वहीं अगर बात की जाए कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी, तो अगली बात की जाए कि एक जो मर्यादा है आज भी दूरदर्शन ने जो संभाल रखी है राष्ट्र एकता की। अब हम बात की जाए, यहाँ पे सेशन चलता है, मॉनसून सेशन है, समर सेशन है, विंटर सेशन चलता है,
बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, मैं पार्लियामेंट रिपोर्टिंग की बात कर रही हूँ, मुझे मौका मिला पार्लियामेंट रिपोर्टिंग 2-3 साल करने का। तो हम जब एंटर करते थे पार्लियामेंट के अंदर, तो बाकी जो प्राइवेट चैनल्स थे वो बाहर ही रहते थे फीड के लिए। फीड माने जब हमारा कैमरा पर्सन बाहर आएगा तो वो उनको ट्रांसफर देगा, और वो ट्रांसफर के बाद आपने देखा होगा जब वो खबर चलाते थे सौजन्य दूरदर्शन जरूर आता था। उसके अलग नॉर्म एंड कंडीशंस होते थे कि, और एएनआई के साथ हमारा रोल बहुत रहा है हमेशा से दूरदर्शन का, कि एएनआई को खबरें जाती थी और कुछ सेकंड, 20 सेकंड 30 सेकंड उनको अलाउ किया जाता था कि इतने ही शॉर्ट्स और इतने ही बाइट आपको अलाउ हैं, और सौजन्य जो है वो आपने दूरदर्शन न्यूज जरूर लिखना है। इसके बाद बात की जाए गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे, आज भी पूरे के पूरे राइट्स जो हैं वो दूरदर्शन के पास ही हैं, किसी और चैनल के पास नहीं है। हाँ, बाकी चैनल्स जो हैं इसके शॉर्ट्स जरूर चला सकते हैं। आप विद्यार्थी समझ सकते हैं शॉर्ट्स में और पूरे प्रसारण में बहुत फर्क है। पूरा प्रसारण एंकर्स के साथ पूरे 20 दिन का जो ये सिलसिला है रिपब्लिक डे टेलीकास्ट का, पूरी एक बकायदा टीम बनती है, पूरी टेस्टिंग चलती है, पूरे 20 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 जनवरी को जो टेलीकास्ट रहता है वो सिर्फ दूरदर्शन के पास ही रहता है। इसके बाद ज्ञान दर्शन की बात की जाए, ज्ञान वाणी की भी बात की जाए, और शिक्षा दर्शन की बात की जाए, तो ऐसे जागरूकता फैलाने में जो सबसे ज्यादा सहायक रहा है वो दूरदर्शन ही रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की आप बात कर लीजिए, पल्स पोलियो की बात कर लीजिए, तो ये अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियानों की बात कर लीजिए, तो ये पूरे जितने भी अभियान हैं, ये सरकारी नीतियां हैं, ये सभी जो है दूरदर्शन और आकाशवाणी के जो पास राइट्स हैं वही है। निजी चैनल जरूर खबरों को जुटा रहे हैं, खबरों को परोस रहे हैं, लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन जो है केवल तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग करता है। वहीं अगर बात की जाए कि सुरभि, प्रोफेसर संजीव भनावट सर जानते होंगे जरूर, प्रियंका और बाकी लोग भी जानते होंगे, सुरभि एक ऐसा कार्यक्रम था दूरदर्शन का जो अति मनोरंजक और रेणुका शाह ने प्रस्तुत करती थी, और वो इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम बन चुका था कि लोग पोस्ट कार्ड, अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो पोस्ट कार्ड पे लिखकर आता था, और लोग जो है वेट करते थे कि कब हमारा पोस्ट कार्ड आए और कब हमारा नाम लिया जाए। तो इस तरीके की जो खट्टी मीठी यादें हैं पब्लिक ब्रॉडकास्टर के रूप में जो दूरदर्शन के पास हैं, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में दूरदर्शन के आर्काइव्स, जो ऑल इंडिया रेडियो के बिल्कुल बगल में है दूरदर्शन आर्काइव्स, उसमें ये सारी चीजें जो है संजो कर रखी गई हैं। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति के जिनके भी स्पीच है, कोई भी चीज है, वो सारी आर्काइव्स होती हैं। बहुत बड़ा सेक्शन है इनका आर्काइव्स का, जो वक्त वक्त रहते हुए जो हम सुनते हैं, आवाजें सुनते हैं। और अगर अभी की बात की जाए तो पीएम मोदी का जो प्रोग्राम आता है, मैं चाहती हूँ कोई बच्चा अगर विद्यार्थी यहाँ पे मौजूद है तो इंटरेक्शन के लिए बात करना चाहती हूँ, कौन सा प्रोग्राम है जो पीएम मोदी जो है महीने में एक बार ही टेलीकास्ट करते हैं, कोई बता पाएगा? मन की बात, मन की बात, मन की बात। बिल्कुल, देखिए मन की बात कोई और चैनल नहीं चला सकता, कोई और चैनल उसको टेलीकास्ट नहीं कर सकता, और बहुत बखूबी से मन की बात को बनाया गया। और मन की बात के पीछे 72 पर्सन्स की पूरी टीम है जो इसमें रिसर्च करती है। रिसर्च के बाद इसमें टॉप नॉच इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, कंटेंट चलता है, किस तरीके से इसको, कौन सी तारीख पे इसको टेलीकास्ट करना है वो चलता है, उसके बाद एडिट प्रोसेस चलता है, लाइव चलता है। ये पूरे के पूरा जो जानकारी है, स्वतंत्र रूप से जानकारी देना जो महत्व है वो दूरदर्शन और आकाशवाणी का रहता है। उसके बाद अगर चुनावी कवरेज की बात की जाए और मतदाता जागरूकता अभियान की बात की जाए, तो आज भी चुनावी दंगल
वर्ड प्राइवेट चैनल जरूर यूज करते हैं और लेकिन चुनाव आयोग के दिशा निर्देश और जानकारी का जो ये क्षेत्र जिसने पकड़ा हुआ है और विशेष रूप से वो दूरदर्शन और आकाशवाणी है जो व्यापक रूप से इसकी कवरेज करते हैं और इस कवरेज के पीछे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो रिमोट एरियाज में जाते हैं और उस रिमोट एरियाज पे जाके वो स्वतंत्र रूप से मतदाताओं का जो है उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो आवश्यकता है हम एक हेल्दी डेमोक्रेसी की उसको किस तरीके से बाहर लेके आना है वो जो है रिपोर्टिंग का काम करते हैं। और अगर बात की जाए रिपोर्टिंग की तो मुझे भी दूरदर्शन में मैंने रिपोर्टिंग खासतौर से चुनावी दौर में रिपोर्टिंग की और हम ऐसे ऐसे जगहों गांवों पे गए जहाँ पे दूरदर्शन ही देखा जाता है रिमोट एरियाज में और वहां पे पहचान हमें पहचान मिली पहचान लोगों ने दी कि आपको हमने टीवी पे देखा है शायद दिल्ली महानगर जैसे शहरों में हमें पहचान नहीं होगी शायद हम रिपोर्टर्स की लेकिन वहां पे उन लोगों ने हमें पहचान लेते तो सुकून जो मिला कि जी दूरदर्शन का जो बोलबाला है दूरदर्शन का जो एक पहचान हमें दी है वो आज भी बरकरार है और रिमोट एरियाज में दूरदर्शन का जो अस्तित्व है वो आज भी बरकरार है आने वाले 10 15 20 सालों में भी वो बरकरार रहेगा और उसका वो कहते हैं ना कि उसका टक्कर कोई भी नहीं दे सकता है ना दे पाएगा। इसके बाद मैं बात करूं आकाशवाणी की आकाशवाणी के बहुत सारे दूरदर्शन की पहले हम बात करते हैं दूरदर्शन सिर्फ हिंदी ही नहीं दूरदर्शन बांग्ला दूरदर्शन तेलुगु दूरदर्शन तमिल दूरदर्शन उर्दू ये सभी चैनल 16 से 26 से ऊपर चैनल्स हैं जो अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और सिर्फ खबरों से नहीं इन खबरों के बावजूद इसमें धारावाहिक इसमें मनोरंजन इसमें अगर डीडी उर्दू की बात की जाए तो उसमें मुशायरा उसमें और अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम डीडी तमिल की बात की जाए तो लोकल तमिलियंस की बात करना लोकल हैदराबाद डीडी हैदराबाद की भी बात की जाए डीडी जयपुर की बात की जाए तो अलग अलग स्टेशंस मौजूद है दूरदर्शन के जो अपनी राष्ट्र निर्माण में अपना जो है महत्वपूर्ण जो है योगदान दे रहे हैं। सबसे बड़ा तबका हमारा किसान और ग्रामीण विकास के कार्यक्रम यहाँ पे मुख्य रूप से मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्राइवेट चैनल जो है वो किसान और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की बात करता है जितना दूरदर्शन किसान वाणी जो है कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें खेती फसल संबंधी जानकारी सरकारी योजनाएं किसानों के लिए दी गई और कृषि दर्शन हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम जिसको देखने के लिए और वो कॉलिंग मुझे याद है बीबी के हम लोग जब बैठते थे तो कॉल्स आते थे ऐसी ऐसी जगहों से किसान कॉल करते थे और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछते थे कि किस तरीके से हमें और अपनी फसल को मजबूत करने के लिए आगे और यूसेज करनी चाहिए। इसी को देखते हुए डीडी किसान पूर्ण रूप से किसान कृषि दाता को महत्वता देते हुए डीडी किसान का जो है शुरुआत की गई खेल गांव में जिसके बाद जो है डीडी न्यूज जो है खेल गांव से मंडी हाउस पहुंचा पार्लियामेंट के पास पंजाब भवन के बिल्कुल साथ जो है मंडी हाउस में 2013 में जो है डीडी न्यूज खेल गांव से मंडी हाउस पहुंचता है और खेल गांव में एक पूर्ण रूप से चैनल शुरू हो जाता है जिसका नाम दिया जाता है डीडी किसान। डीडी किसान में आज भी प्राकृतिक आपदाओं से मुख्य रूप लेते हुए और राहत केंद्रों से बचाव कार्य और पशु पक्षी पालन और किसानों के लिए विकास की जानकारी सभी ग्रामीण रूप से देना आज डीडी किसान का जो वो पहला कदम बन चुका है। 24 आवर्स का पूरा चैनल है और मैं अपने विद्यार्थियों को जरूर बोलूंगी एक बारी जरूर इस चैनल को देखें और अभी पिछले महीने इसमें बहुत सारी वैकेंसीज भी निकली थी डीडी किसान में और न्यू कमर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज थी बहुत सारी तो अभी भी वो वैकेंसीज ओपन है अगर आप लोग चाहें तो वहां पे इंटर्न और रिपोर्टिंग में अपना
जो है लक आजमा सकते हैं। वही अगर बात की जाए कि मैं अगर यहाँ माइलस्टोन्स की बात करूं, तो माइलस्टोन्स जो हैं बहुत सारे रहे भारत के लोकतांत्रिक इसमें प्रसारण में। वहीं मील का पत्थर रहा जब दूरदर्शन की स्थापना हुई, दूरदर्शन रंगीन हुआ, एशियाई खेलों की शुरुआत हुई, दूरदर्शन ने लोकप्रिय बना दिया। 1982 में अगर खेलों की बात की जाए तो लोकप्रिय बन गया। 1997 में प्रसार भारती जो है बोर्ड की स्थापना हुई और इस बोर्ड के अंतर्गत नए दृष्टिकोण और कई नीतियों को अपनाने का अवसर मिला और पारदर्शिता के साथ प्रसार भारती जो है आगे बढ़ा। 2003 में डीडी न्यूज, प्रसार भारती ने सोचा कि अपना एक न्यूज चैनल, खबरें तो पहले भी चलती थी, बुलेटिन पहले भी चलते थे, लेकिन उन बुलेटिन्स की अवधि को बढ़ाने के लिए भारत का पहला 24 घंटे का समाचार चैनल शुरू हुआ 2003 में, जिसको नाम दिया गया डीडी न्यूज, दूरदर्शन न्यूज। और इसमें जो सामाजिक मुद्दे, आर्थिक स्थिति, भारतीय राजनीति और रिपोर्टिंग को मुख्य रूप रखा गया। वहीं उसके बाद 2010 की बात करें, एक और मील का पत्थर, डिजिटल प्रसारण, ओटीटी प्लेटफॉर्म। जी हाँ, दूरदर्शन का डिजिटल प्रसारण, ओटीटी प्लेटफॉर्म, दूरदर्शन इंटरनेट पे, दूरदर्शन मोबाइल पे, एप्लीकेशंस दूरदर्शन की, दूरदर्शन का कंटेंट आप डिजिटल युग में पा सकते हैं। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे दूरदर्शन को पा सकते हैं। वही लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने अपनी भूमिका को सही ढंग से प्रस्तुत किया, पहचाना। कई प्राइवेट चैनल्स बंद हो गए, कई घंटों के लिए चुप हो जाते थे क्योंकि कंटेंट नहीं था उनके पास, लेकिन एकमात्र पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ही था जिसके पास अपना कंटेंट मौजूद था। शक्तिमान जैसे प्रोग्राम दोबारा रिले किए गए इसमें। शक्तिमान बहुत बड़ा प्रोग्राम था और बच्चे बहुत रिलेट करते थे उससे। मेरी पीढ़ी के कोई यहाँ पे मौजूद हैं तो वो याद कर सकते कि शक्तिमान को किस तरीके से हमारे लिए एक एडवेंचर रिप्रेजेंट करता था वो हमारे लिए। तो अगर बात की जाए तो इतिहास के पन्नों में दूरदर्शन का जो महत्व है और आकाशवाणी का जो महत्व है वो ना कभी कम हुआ है ना कभी कम होगा। अब यहाँ पे अंत में मैं चुनौतियों की बात करूं तो हर चैनल में चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है और वो चुनौतियों को जो समझकर सुधार लेता है वही आगे अग्रसर होता है। दूरदर्शन में कई राजनीतिक दबाव भी रहते हैं। मैं यहाँ आपको बता दूं, राजनीतिक दबाव और रहते हैं क्योंकि प्रोग्राम जो है किस सत्ता जो है चल रही है उस पर थोड़ा निर्वाह के तरीके से, चुनाव के दौरान घटनाओं को, प्रसारणकर्ता को इस तरीके से उसके अनुकूल, सरकारी एजेंडे के अनुकूल जो है हमें चलना पड़ता है। आधुनिक तकनीक और डिजिटल साधनों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। अगर आपने दूरदर्शन भवन कभी विजिट किया है तो तमाम डिजिटल जो तकनीकें हैं, जो कैमरास हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं वो मौजूद है। लेकिन अगर नई तकनीक की बात की जाए तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो इनका उपयोग जो है अभी जो है शुरुआती दौर है, लेकिन आगे आने वाले समय में और ज्यादा तेजी से। टीआरपी की दौड़ में दूरदर्शन नहीं रहता, सबसे बड़ी बात, टीआरपी की दौड़ में दूरदर्शन नहीं रहता। मैंने बताया कि अभी संसद टीवी का एक कॉन्क्लेव था, उसी में जो सीईओ प्रसार भारती हैं उन्होंने एक आंकड़ा जो है सामने रखा और उन्होंने बोला कि हम टीआरपी की दौड़ में नहीं रहते, लेकिन फिर भी प्राइवेट चैनल्स भी ये मानते हैं कि अगर सटीक खबरों को, अगर खबर को खबर के रूप में देखना है तो दूरदर्शन देखे, और अगर खबर को सनसनीखेज और मनोरंजन के रूप में देखना है तो निजी चैनल देखे। तो टीआरपी की दौड़ से बहुत दूर रहते हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों। हाँ, चुनौतियों का सामना हर किसी को करना पड़ता है। नए दर्शक और प्रसारणकर्ता और युवा पीढ़ी, आज की जो युवा पीढ़ी है वो जो है उनका ध्यान केंद्रित करना दूरदर्शन का जो है अगला लक्ष्य है कि दूरदर्शन को देखें आज की युवा पीढ़ी जो है, और समाचारों को आकर्षित रूप में ना देख के समाचारों का जो महत्व है उस रूप से देखें, ये रहता है।
और इसके बाद दर्शकों का बदलता रुझान जो है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हैं वो बनता जा रहा है, तो उससे दूरदर्शन और आकाशवाणी और दूरदर्शन के और जो रीजनल चैनल्स हैं उनको किस तरीके से एक यू टर्न लेना है, उस पर भी काफी जो है बातें चल रही हैं, उस पर भी जो काफी जो है एजेंडाज पास होंगे, और मुझे लगता है वो एजेंडाज जो है वो हम प्रसारण के रूप में एक सक्षम कदम लेंगे और एक सफलता पूर्वक जो है इनसे सामना करेंगे। उचित कवरेज, कवरेज की बात की जाए, जी मेरे ख्याल 2-4 मिनट में आप इसको समराइज कर दें। जी सर, लास्ट पॉइंट है उचित कवरेज जो है, कवरेज के माध्यम से दूरदर्शन के पास बहुत सारे कैमरास है, तो जहां जहां दूरदर्शन पहुंच सकता है कवरेज के लिए, वो कोई प्राइवेट चैनल्स नहीं पहुंच सकते। जहां कोई भी, चाहे वो मेट्रो की न्यूज हो, चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज हो, चाहे वो क्राइम की न्यूज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की न्यूज हो, डीडी स्पोर्ट्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अपना जो है दायित्व रख रहा है और बहुत महत्वपूर्ण जो है अपनी पेशकारी रख रहा है, और डीडी के रीजनल चैनल्स जो हैं वो बहुत बखूबी काम कर रहे हैं। मैं सम अप करूं, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन जो चैनल हैं वो स्टूडेंट्स को, आज की युवा पीढ़ी को, आज भी मेरी जो डॉटर है वो 10th में है और उसको मैं ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन से लेकर क्वेश्चंस जो हैं, टॉपिक जो हैं उसको दिखाती हूँ कि वहां से पढ़ने से, वहां से वो टॉपिक्स जो डिस्कस करते हैं, जो एक्सपर्ट्स आज भी बुलाए जाते हैं, उनकी जो महारत है उनको हासिल है, वो किसी और चैनल से नहीं है। अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाए और बैलेंसिंग की बात की जाए, तो दूरदर्शन पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जो हमारे भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर, एक बहुत गर्व की महसूस होता है दूरदर्शन के साथ काम करते हुए। एक ट्रेनी रिपोर्टर से लेकर एक बुलेटिन एडिटर का सफर तय किया, और एक छोटी खबर सबसे पहले मुझे याद है मैंने मौसम की खबर जो है सबसे पहले कवर की थी। अब मौसम विभाग का पूरा एक जो जायजा था वो दूरदर्शन लिया करता था, वेदर रिपोर्ट कोई और चैनल नहीं देता था। वेदर रिपोर्ट जो है, कहाँ बारिश होनी है, कहाँ कितने तापमान है, या जो तापमान जो दिखता था वो भी वहां से शुरू किया था, और आज बुलेटिन एडिटर के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ, गौरव महसूस करती हूँ कि मैं दूरदर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ और ताउम्र रहूंगी, और भारतीय विद्यापीठ का जो गौरव है वो भी हमेशा इसी तरीके से बनाती रहूंगी। और प्रोफेसर संजीव भनावट सर का, कम्युनिकेशन टुडे का, भारतीय विद्यापीठ का बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करती हूँ कि आपको ये दूरदर्शन का सफर, आकाशवाणी का सफर, आपको जो मैंने आपके साथ साझा किया अपना, वो आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारे अगले जो एक्सपर्ट है वो अब रेडी हो चुके हैं, क्योंकि मैंने शायद जो समय है वो ज्यादा ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर कोई गलती हो गई हो उसके लिए माफी। शिमा। चलिए, बहुत बहुत आभार अवनीत जी, आपने तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे उस ऐतिहासिक दौर की यात्रा करवा दी और बहुत सारे कार्यक्रम का आपने जिक्र किया। इतने संक्षिप्त समय में सारे कार्यक्रमों की चर्चा की भी नहीं जा सकती, लेकिन कई बार मुझे, एक तो वो जो आपने बात की ना ज्ञानवाणी, मुझे लगता है ज्ञानवाणी तो बंद हो चुका है आजकल, अब अस्तित्व में नहीं है। लेकिन सर उसके जो कुछ अंश है ना वो यूट्यूब पे आते हैं अभी भी, वो रिकॉर्डेड अलग बात है, लेकिन ज्ञानवाणी, क्योंकि दूरदर्शन आकाशवाणी के बहुत सारे कार्यक्रम बंद भी हो गए। सर इतिहास तो बहुत स्वर्णिम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कुछ चुनौतियों की जो आपने बात की, मुझे लगता है कि उसका हिस्सा होने के कारण शायद आप ज्यादा नहीं कह पाई। युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी बुकिंग बहुत कम कर दी गई है। आकाशवाणी या दूरदर्शन में मिलाकर के ये केवल शायद 6 या 10 बुकिंग कर सकते हैं अब, है ना। वो ऐप बना दिए हैं तकनीक का उपयोग करते हुए कि वो या तो इधर चले जाएं या इधर। और एज एन एक्सपर्ट हमारी भी समस्या हो गई है, पहले हम दोनों जगह जा सकते थे, वो ऐप में आ जाता है, आप ज्यादा नहीं जा सकते। रिक्रूटमेंट वर्षों से नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। सारा ये जो चल रहा है दूरदर्शन आकाशवाणी का मामला, वो कैजुअल्स के भरोसे है। वो जो आपने वैकेंसीज की बात की, मेरे ख्याल वो भी कैजुअल ही है, कॉन्ट्रैक्ट पर है। सर मैं 18 साल से कैजुअल हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी एक पीड़ा है कि इन सरकारी माध्यमों में जो इस तरह से आने चाहिए लोग बाग, वो नहीं आ पा रहे हैं। और उधर भी आकाशवाणी के लोग दूरदर्शन में ही वहीं जाकर के प्रोग्राम डायरेक्टर बन रहे हैं। तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम है ना। और प्रोग्राम साहब, मुझे लगता है कि, मुझे पता नहीं, आप तो वही काम करती हैं, कहीं ना कहीं एक हताशा के शिकार है
मतलब मैं तो कई एक्सपर्ट कमेंट भी रहा है डीडी राजस्थान का, पब्लिकली मुझे बात करने में दिक्कत नहीं है, वहां के ऑफिशियल्स भी मानते हैं। वहां के जो जी सीरियल्स आ रहे हैं वो इस तरह के हैं कि उनको देखना आधे घंटे बड़ा भारी पड़ता है। वो दर्शक कैसे देखेंगे उसको? मतलब अच्छी क्वालिटी के प्रोग्राम्स आ ही नहीं रहे हैं। वो 10,000 रुपए की फीस, जब तक मैं जा रहा था वहां 10,000 रुपए फीस लेते हैं, और उसके वो जो प्रीव्यू करने के लिए, और उनको 3 या 4 एपिसोड सबमिट करने पड़ते हैं और 13 एपिसोड की पूरी स्क्रिप्ट देनी पड़ती है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि बहुत अच्छे कार्यक्रम नहीं आ रहे हैं। जब आप तकनीक की बात करते हैं, मेरे ख्याल दूरदर्शन के पास आज, आपने खेल गांव की बात की, मुझे याद है गोपाल सक्सेना जी, पता नहीं आपका मिलना हुआ कि नहीं हुआ उनसे, उस समय वो जब आते थे क्या दूरदर्शन के प्रोग्राम्स और क्या तकनीक उनके पास थी। लेकिन अब वो जो प्रसारण आपके पास प्राइवेट चैनल्स में हो रहा है गेम्स का, 8-8, 10-10, 15-15 कैमरे लगा करके जिस तरह से वो हर एंगल से स्पोर्ट्स को दिखा रहे हैं, मुझे लगता है शायद अपने पास वो चीजें नहीं है। या तो वो विल पावर खत्म हो गई है, या वो हताशा के शिकार है कि देखता कौन है हमें। वो ठीक है रूरल एरियाज में होगा, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम किस तरह से उन सारे समसामयिक, और हस्तक्षेप की बात तो आपने कही है, लेकिन वहां तो मुझे लगता है सरकारी चैनल होने में कोई बुराई नहीं है। सरकार के पास भी अपनी बात कहने का तो माध्यम होना ही चाहिए, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मन की बात अपने आप में मैंने कुछ एपिसोड सुने, और मन की बात में मोदी जी ने जिन लोगों का उल्लेख किया उसमें से कुछ लोगों को मैंने वेबिनार में भी बुलाया। जैसे गोवा के एक सज्जन थे, उनको मैंने बुलाया। साहब एक नाम लेने से उस व्यक्ति को कितना एक्सपोजर मिला है। और मैं जब गोवा गया तो मैंने कॉल भी किया मिलने के लिए उनसे, लेकिन वो फिर बाहर गए हुए थे। तो ये सही है मुझे यदि सही याद है तो सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट या कौन, उन्होंने रेडियो का सहारा लिया था अपनी बात कहने के लिए। तो पहली बार प्रधानमंत्री ने लोगों से संवाद करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। और इस टीम के तो कुछ जो मेंबर्स है, जो आपने 72 लोगों की बात की, उनसे मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात होती है कि किस तरह से वो तैयारी होती है। और देश भर के जो आपके ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो कितना रिसर्च करते हैं इसको लेकर कर, कहाँ कहाँ से वो जानकारी ला रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव जो चीजें हैं। और मैं तो एक बात अक्सर कहता हूं कि आकाशवाणी, जब सूचनाओं के सारे स्रोत बंद हो जाते हैं तब आकाशवाणी होती है। तो एक समय था जब आकाशवाणी की खबरों की ये विश्वसनीयता थी। भाषा, आपने शायद नाम सुना हो के भार्गव का, कृष्ण कुमार भार्गव, उन्होंने किताब निकाली है विश्व उच्चारण कोश। उसके अंदर उन्होंने लगभग 100 से ऊपर एम्बेसीज में जा करके उनके नामों का उच्चारण कैसे होता है, मेरे पास है किताब, वो उस पर मेहनत की। आज कौन है इतनी मेहनत करने वाला? हमारे एक मित्र है ओम थानवी जी, उन्होंने फेसबुक पे एक बात लिखी है, जो यहाँ विद्यार्थी है या मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी जानकारी होगी। अधिकांश अखबार डोनाल्ड लिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जबकि डोनाल्ड नहीं है। ये सही उच्चारण क्या होगा इस पर ध्यान ही नहीं है हमारा वहां पर। तो ये इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां। आपके दूरदर्शन के जिन पुराने आपने न्यूज रीडर्स की बात की, उनका आप उच्चारण सुनिए किस तरह का है। और अभी शायद 50 साल होने पर ये 2-3 न्यूज रीडर्स से न्यूज पढ़वाई है उन्होंने, वेद प्रकाश शनि नारंग और ये लोग आए थे। तो जी मुझे तो वो इतिहास की जब उनको सुना तो उस पुराने दौर में चले गए कि किस तरह से वो चीजें होती थी। एक आत्मीय जुड़ाव, एक आशीष सिन्हा थे आपके यहाँ न्यूज रीडर, दुर्भाग्य से 42 की एज में उनकी डेथ हो गई। मेरा तो उनसे बहुत मिलना जुलना था। तो कई बार भारत एक खोज, नेहरू का जो किताब थी उसमें जो सीरियल था, अद्भुत साहब आपके यहाँ जो आर्काइव है उसमें ये चीजें हैं। लेकिन शायद ये बहुत कॉस्टली भी है, यदि आप खरीदना चाहो इनको तो इतना आसान नहीं है कि हम पर्सनली खरीद सके। और यूट्यूब पे शायद हो सकता है कि उपलब्ध हो। रजनी जैसे सीरियल थे जो एक बिल्कुल जो कहना चाहिए ना कि अन्याय का प्रतिकार करने वाले कैरेक्टर के रूप में। लेकिन अब आज बताइए आप ऐसे कितने सीरियल हैं जो उतने लोकप्रिय हैं। जब फिल्म आती थी, चित्रहार आता था, बाई चांस हमने थिएटर बुक करा लिया, उस दिन दर्शक नहीं मिलते थे हमको क्योंकि लोग फिल्म देखेंगे। चुनाव के दौरान श्रीमती गांधी ने विपक्षी दलों की रैली को फेल करने के लिए दूरदर्शन पे बॉबी पिक्चर चलवा दी थी। जी तो इस तरह के भी हथकंडे अपनाए जाते थे। तो वो एक बहुत बड़ा दौर है कि किस तरह से एक नेशनल सेमिनार में, वो चूंकि रविवार को आ गया था तो लिखा हुआ था उसमें, बनारस में सेमिनार थी, रामायण दिखाने की विशेष व्यवस्था है। रामायण नहीं दिखाओगे तो सेमिनार ही फ्लॉप हो जाएगी, आएगा ही नहीं कोई। इतनी ताकत थी उस तरह के कार्यक्रमों में। अब चाहे प्राइवेट कार्यक्रम हो चाहे यहाँ हो, कोई कार्यक्रम के कारण काम रुकता नहीं है क्योंकि सब चीजें डिजिटल पर उपलब्ध है। तो ये तकनीक ने चीजें शुरू कर दी है। लेकिन अब आपने संसद टीवी की बात की, साहब मुझे लगता है इतने बढ़िया डिस्कशंस है, लेकिन रीच कितने लोगों के पास है? हम सब लोग उधर ही जा रहे हैं। या तो हम इसको प्रचारित नहीं कर पा रहे हैं।
वो विज्ञापन के आतंक से बिल्कुल मुक्त हैं। मैं तो बहुत सुनता हूँ ये सारे कार्यक्रम, इतने अच्छे डिस्कशंस, इतने गंभीरता के साथ डिस्कशंस, वो सिर्फ फोटोबंद नहीं है वहाँ, गाली गलौच नहीं है वहां पर, तो चीजें बहुत बढ़िया है, लेकिन हम प्रचारित शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं या सरकारी जो भी नीति निर्धारक हैं, अब तो हमारी कलीग ही है एक तरह से, वो प्रज्ञा पालीवाल जी आपके आकाशवाणी की डीजी होकर के आ गई है, कभी मौका लगे तो उनसे मिलिए और उनसे कहिए कि कुछ कर पाए। वो तो जयपुर की है, हमारी यूनिवर्सिटी की है, और उनके साथ तो काफी काम किया है, मेरे डिपार्टमेंट भी आती रही है कई बार, मैं भी उनके यहाँ पीआईबी में और दूरदर्शन में भी रही है वो। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सुना है कि वो डीजी होकर के आ गई है आकाशवाणी की, तो आप तो वही काम कर रही है, तो मौका लगे कभी तो कोशिश करें कि कुछ और इसमें परिवर्तन आ सके। और जिन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि दूरदर्शन की तो स्थापना ही सामाजिक और विकास के उन परिदृश्यों को या बिंदु को लेकर हुई थी। लेकिन चलिए अब अपन बात करते हैं। प्रोफेसर राकेश योगी जी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और योगी जी ने लगभग 15 साल तक प्राइवेट चैनल्स में काम किया है। तो वो जो सारी आपने बात कही है, तो प्राइवेट चैनल में रह करके आपने क्या महसूस किया? संयोग से दूरदर्शन में शायद काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन दूरदर्शन के दर्शक के रूप में, और जब ये प्राइवेट चैनल्स में काम करते थे, चाहे वो ईटीवी है, चाहे जनमत है, चाहे लाइव टीवी है, चाहे इंडिया न्यूज है, चाहे सीएनबी है, 5-6 चैनल्स में जिस व्यक्ति ने काम किया हो, तो उसने अपने प्रतिस्पर्धी चैनलों की भूमिका को भी निश्चित रूप से देखा होगा। तो योगी जी के साथ भी मेरा बहुत पुराना संबंध है, जब ये उदयपुर में ईटीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे, और मुझे भी मौका मिला उदयपुर, तो मेरा होम टाउन ही है, कई बार जाने का, अपने विद्यार्थियों को ले जाने का। तो कुछ हमारे जो कार्यक्रम थे, तो उन्होंने हमको एक तरह से उस माध्यम से कवरेज भी दी और हमारे उन मुद्दों को आगे भी बढ़ाया था। तो टेलीविजन की दुनिया से आपका बहुत गहरा जुड़ाव है। टेलीविजन के साथ साथ योगी जी का साहित्य से भी गहरा जुड़ाव है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में, चाहे कहानी है, चाहे कविताएं हैं, इस फीचर्स है, इन पर आप बहुत ही मनोयोग से लिखते रहे विद्यार्थी जीवन से। तो योगी जी के व्यक्तित्व में कई तरह की चीजों को देखता हूं मैं, एक तरफ साहित्यकार, एक तरफ मीडिया कर्मी और एक तरफ शिक्षक। अब ये शिक्षण में आ गए हैं, और प्रियंका जी तो उनकी विद्यार्थी रही है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय में आपने करीब 8-10 साल तक वहां भी अध्यापन कार्य किया। और अब आप, क्योंकि नोएडा कैंपस तो बंद हो गया, लेकिन एक स्टेट यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, वहां आप प्रोफेसर, डीन और अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। जो उनकी फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज है, उसमें आप डीन भी है, और जो मास कॉम का डिपार्टमेंट है उसके अध्यक्ष भी है। संयोग से मेरा भी कुछ सहयोग आपने लिया है वहाँ के कोर्सेज को डेवलप करने में, और कुछ वहाँ के जो सेमिनार्स वगैरह है उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला है। तो किस तरह से आपने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में रहते हुए एक कोर्स को बिल्कुल एट स्टेज से शुरू किया है, और वहाँ संसाधन धीरे धीरे आप इकट्ठा कर रहे हैं, और अब तो यूनिवर्सिटी को नया कैंपस भी, पिछली बार जब मैं गया था बता रहे थे कि नए कैंपस में शिफ्ट करने की तैयारियां चल रही हैं। तो जब पूरा कैंपस जाएगा, हो सकता है कि एक अच्छे डिपार्टमेंट के रूप में आप इसको डेवलप कर पाए। आपकी 3-4 किताबें काफी पॉपुलर हुई है। जनतंत्र एवं संसदीय संवाद, जो आपका अपना विषय है, सीधा उसी से जुड़ता है कि किस तरह से उन लोकतांत्रिक संस्थानों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं हमारे इन्हीं इस मीडिया के माध्यम से और इस संसदीय प्रक्रिया से। और ये पुस्तक जो हमारा एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रकाशन गृह है, पब्लिशिंग हाउस है देश का, वाणी प्रकाशन, वहां से आपकी छपी है। एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा, देश का सरकारी सेक्टर का एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस, वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिशिंग हाउस कह सकते हैं। और एनबीटी और पब्लिकेशन डिवीजन, मुझे लगता है यहाँ से पुस्तकें छपना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वहां से आपकी कविताओं की किताब छपी है, राष्ट्रीय चेतना की कविताएं, और इसके अलावा एक पुस्तक और है, ताकि सनद रहे। इसके अलावा एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में भी आपकी अभिरुचि रही है, और एक प्ले आपने लिखा था, रंग दे बसंती, हरियाणा और दिल्ली वहां के कई मंचों पर इसका शो जो है वो किया गया था, बहुत जगह इसको मंचित किया गया। और एक आपने नाटक और लिखा था, नुक्कड़ नाटक। तो उड़ान महोत्सव एक वहाँ आयोजित किया जाता है, बड़ा प्रतिष्ठित फेस्टिवल है, वहां आपको डायरेक्टर्स कैटेगरी में सेकंड बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और फिल्म और टेलीविजन की एक प्रमुख शख्सियत चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने इस पुरस्कार से आपको सम्मानित किया था। तो कुल मिलाकर के एक अभिनेता, निर्देशक, साहित्यकार में कवि, लेखक, समीक्षक, फीचर राइटर, सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं। एक मीडिया कर्मी और शिक्षक, तो एक व्यक्तित्व में इतने सारे समाहित हैं धाराएं।
वो इस मुद्दे को किस रूप में देखते हैं कि किस तरह से समकालीन मीडिया उन लोकतांत्रिक मूल्यों को, जो ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, और आज अक्सर जिस तरह से बात की जा रही है, कोई गोदी मीडिया का नाम ले रहा है, कोई किस तरह से कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अपेक्षाकृत हमारे देश में स्वतंत्रता है, आप किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपको इतनी आजादी है, लेकिन जो राष्ट्रीय, जो हमारे कानून है, संविधान की जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत तो ये सारी चीजें हैं। तो उसमें भाई राकेश योगी क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, आइए हम उनके अनुभवों को सुनते हैं, उसके बाद इस सत्र चर्चा के लिए जुड़ा है। राकेश जी। धन्यवाद सर। आपने जितना विस्तृत परिचय और वो सब रख दिया उसका बहुत वजन हो गया है, लेकिन एक तो मैं सबसे पहले मैंने कभी कोई 4 पंक्तियां लिखी थी, तो वो मैं पहले सबसे क्षमा सहित वो बात कहना चाहता हूँ कि अवनीत जी ने इतना सुंदर अपना वक्तव्य दिया और उनका अनुभव विस्तृत है, और एकेडमिक्स में भी, क्योंकि वो जामिया से पढ़कर, जामिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़कर और फिर पत्रकारिता शिक्षण और पत्रकारिता की के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। मेरे साथ मुझे ये सुविधा अवनीत जी नहीं मिली कि मैं पढ़कर और पत्रकारिता में आता, तो मैंने कभी लिखा था कि जो जानते थे जहां भर की बातें वो अफसर हो गए, और तालीम के पहचाने रास्तों से गुजरा नहीं हूं इसलिए गजल कहता हूं। तो मैं तो ऐसे ही हुआ कि मैं स्कूल में ही पढ़ता था, और उस वक्त राजस्थान पत्रिका में, सर आपको स्मरण होगा कि राजस्थान पत्रिका में एक पाठक पीठ नाम से बड़ा एक स्थान दिया जाता था, जिसमें पाठकों के विचार उसमें आते थे, पत्र नहीं, विचार किसी विषय पर। तो उस वक्त में एक विषय पर मेरा एक छोटा एक लेख प्रकाशित हुआ, और वो फिर उसका एक सिलसिला बन गया कि वो प्रकाशित होते रहे, और मेरी अपनी परिस्थितियां ऐसी बन गई कि जिसमें मुझे कुछ बहुत ही उम्र के बहुत कम उस पर ही कुछ काम करना था। तो मैं पत्रकारिता से जयपुर में ही एक स्थानीय अखबार से जुड़ गया, और सच में मेरा कभी भी पत्रकारिता का उस तरह का शिक्षण नहीं हुआ, नहीं तो मैं आप ही के संस्थान से निकला होता। लेकिन आप जिस विभाग से, पत्रकारिता विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय में आप संबद्ध रहे, उस हिंदी विभाग से जरूर मैंने पढ़ाई की, लेकिन मैं वैसा नियमित विद्यार्थी जैसा विद्यार्थी नहीं रहा, क्योंकि मैं उस समय भी पत्रकारिता की नौकरी कर रहा था। तो लेकिन आपसे जब से मेरा 2004 में, मुझे लगता है कि आप उदयपुर के जब विद्यार्थियों के भ्रमण पर आए थे और विद्यार्थियों के साथ, तब से जो संवाद स्थापित हुआ, उससे निरंतर आपसे मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि वो जो औपचारिक शिक्षा मैं नहीं ले पाया, वो शिक्षा मुझे अनौपचारिक रूप से आपके साथ संवाद में मिलती रही है, और देश भर में मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए भी जो मेरे वरिष्ठ रहे हैं उनसे, और आप जैसे विद्वानों से ही जितना सीखने को मिला है, उसमें से कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। और दूरदर्शन का भी जैसा आपने जिक्र किया, तो मैंने निजी चैनलों में काम किया, और दूरदर्शन में मुझे अभी ये 2015-16 के पास के आसपास अवनीत जी बता रही थी कि जब डीडी किसान की शुरुआत हुई, तो एक कमीशन प्रोग्राम जो है वो खेत खलियान नाम से एक निजी प्रोडक्शन हाउस के रूप में करने का लगभग एक वर्ष का अनुभव है। तो दूरदर्शन के साथ उस सब संदर्भ में भी बात की जा सकती है। और आपको याद होगा कि डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी एक समय यहाँ केंद्र के निदेशक होते थे, दिल्ली आकाशवाणी केंद्र के। तो कुछ रेडियो टॉक और एक दिल्ली नामा नाम का एक सेक्शन जो है वो FM गोल्ड पर शायद, या रेनबो पर शायद मैं करने जाता था। विजय क्रांति जी भी वो सेक्शन करते थे, कुछ हफ्ते में 2 दिन वो करते थे, 2 दिन मैं करता था, ऐसा एक थोड़ा सा अनुभव मेरा आया है। तो दानिश इकबाल उसके उस समय वो शायद प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, अब तो वो जामिया में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हो गए हैं। तो मेरा जो मुख्य बात जो मुझे लगी कि क्योंकि इतनी सारी बातें अवनीत जी बता चुकी हैं, और आपने तो जो अपने बीच बीच में जितना इंटरवेंशन है उसी में इतना सब कुछ बताया है कि मेरे पास कोई बहुत कुछ है नहीं बताने के लिए। लेकिन मुझे कभी मैंने शायद पढ़ा था, या आप ही जैसे विद्वानों से सुना कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग लोक प्रसारण के 3 उद्देश्य माने गए, जिनमें टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट और टू एंटरटेन, मतलब मनोरंजन करना और सूचना देना और शिक्षित करना।
ये 3 उद्देश्य माने गए और उन 3 उद्देश्यों के लिए आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों ने ही बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और कभी हम फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का जिक्र करते हुए जब हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स में ये बात आती है कि किसी भी देश की, किसी भी व्यवस्था की, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, प्लूरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, सच को सामने लाने के लिए लोगों को बोलने की आज़ादी देना आवश्यक है। और लोगों का बोलना बहुत ज़रूरी है, लोगों का कहना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज जिस दौर में हम आ गए हैं, संचार और सूचना के जिस दौर में हम आ गए हैं, उस दौर में कभी कभी ऐसा लगता है कि सुनना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सुनना बहुत, अगर सुनने की कला आ जाए तो शायद वो एक बहुत बड़ा वरदान होगा हम लोगों के लिए। तो हम वहां से आए हैं इस यात्रा में, संचार की इस यात्रा में, जिसमें संवाद सच में बहुत महत्वपूर्ण था। और दूरदर्शन और आकाशवाणी के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के जो उद्देश्य रहे या जो प्रणाली रही, उसमें इंटरेक्टिव प्रोग्राम या संवाद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण शुरू से ही रहा है। इसलिए हमेशा ही अधिकतर कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह से डिजाइन किए गए, इस तरह से बनाए गए और आज भी वो इस तरह से बनाए गए हैं जिसमें जो सुनने वाले श्रोता हैं या जो देखने वाले दर्शक हैं, उनका कुछ ना कुछ उनके साथ कोई बातचीत हो सके, उनके साथ उनकी बात भी रखी जा सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि सभी तरह की ब्रॉडकास्टिंग, भले ही वो प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग हो, प्राइवेट चैनल्स हो, प्राइवेट एफएम चैनल हो, प्राइवेट रेडियो हो, या जो हमारा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग जिसको औपचारिक रूप से कहा जाता है वो प्रसार भारती बोर्ड के अंतर्गत आने वाले संस्थान हो, सभी को ये जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसके उत्थान के लिए कृत संकल्पित होना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो जरिया है वो, अगर हम फिर उन 3 सिद्धांतों पर चले जाते हैं कि सही सूचना देना और जिन विषयों पर लोगों की, दर्शकों की, श्रोताओं की जानकारी कम है उस पर उनको शिक्षित करना, उनको समझाना, उनको बताना, और दूसरा उनका स्वस्थ मनोरंजन करना, ये तीनों जिम्मेदारियां किसी भी ब्रॉडकास्टर की जिम्मेदारियां हैं। जिस दौर में पत्रकारिता शुरू हुई, जिस दौर में भारत में पत्रकारिता का इतिहास पढ़ाया जाता है, जिस दौर में शुरू हुआ, उस दौर में हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां थी। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में जिस प्रकार की चुनौतियां थी, उसमें निश्चित रूप से वो जो मापदंड तय किए गए, उन मापदंडों को आज के अनुसार देखेंगे तो शायद उनको उनके बराबर काम कर पाना मुश्किल लगता है, कठिन लगता है। लेकिन फिर भी समाज का विचार, राष्ट्र का विचार, देश का विचार और मनुष्यता का विचार, मानवता का विचार, उसको केंद्र में रखा जाए, ऐसी आवश्यकता सदैव ही पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग में, लोक प्रसारण में रहेगी। आज भी है और कल भी थी और आगे आने वाले समय में भी रहेगी। और ये जिन चुनौतियों की बात हम लगातार कर रहे हैं कि निजी प्रसारणकर्ता जो हैं उनमें व्यवसायिक दृष्टिकोण के कारण, और आज जिस जिस दौर में हम हैं कि जिसमें तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, मुझे याद है कि 1990 के उस दौर में जब रामायण के प्रसारण के कारण से मुझे लगता है देश के अधिकांश घरों में टेलीविजन पहली बार पहुंचा था। और उस वक्त उस टेलीविजन प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते थे। घर का एक सदस्य ऊपर छत पर खड़ा होता था पहले, आधे घंटे पहले से, फिर उसको वो सेट करता था। नीचे कोई एक खास विद्वान व्यक्ति होता था जो वो चैनल जो उस समय बदले जाते थे और उन चैनल को एक जगह लाकर ठीक जगह पर सेट करने वाला व्यक्ति होता था। घर के बुजुर्गों और बड़ों की हिदायत होती थी कि अब इसके आसपास कोई नहीं जाएगा सिवाय उन जानकार लोगों के, ताकि कोई बीच में कोई व्यवधान ना पड़ जाए, कि वो प्रसारण जब हो तो बीच में कोई रुकावट ना हो। और बीच बीच में फिर भी रुकावट जो प्रसारणकर्ता की तरफ से ही होती थी, उसमें लिखा हुआ आता था कि रुकावट के लिए खेद है। उसके बारे में भी बहुत सारे, आज का समय होता तो पता नहीं कितने मीम्स बने होते उस विषय पर। तो वो दौर, और उस दौर में समाचार, उस दौर के कार्यक्रम, हम जब
आज प्रियंका जी की पीढ़ी से या उनसे जब उसके बारे में जिक्र करेंगे या उनसे अब जिनको प्रियंका जी पढ़ा रही हैं उन विद्यार्थियों से प्रियंका जी जिक्र करेंगी तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अच्छा, सबको अपने अपने समय की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एक महत्वपूर्ण पक्ष है उसके बारे में आपने भी ध्यान दिलाया। और मैं, क्योंकि संवाद की बात आपने की, जनतंत्र एवं संसदीय संवाद पर मैंने एक किताब लिखी है, उस दौरान मैं देश के लगभग जो भी उस समय जो मौजूद स्पीकर रहे जो लोकसभा के और राज्यसभा की उपसभापति बहुत लंबे समय तक रही नजमा हेपतुल्ला जी, इनके साथ मुझे लंबी बातचीत करने का, शिवराज पाटिल जी से, मनोज जोशी जी से, इन सब लोगों से एक लंबा वार्तालाप करने का मौका मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि पीढ़ियों के बदल जाने से, तकनीक के बदल जाने से, रुचियों के बदल जाने से, ज्यादा विकल्प आ जाने से, सब चीजों के बावजूद जिस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है वो एक ही बात है कि संवाद का स्तर जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, भाषा का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, और संवाद का ऑब्जेक्टिव, संवाद का उद्देश्य क्या होना चाहिए, संचार का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या वो उद्देश्य आज के समय में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो पूरा कर पा रहे हैं। क्या हमारे सामने एक और बड़ी चुनौती ये भी आ रही है, क्या दूरदर्शन उस कंपटीशन में, उस स्पर्धा में जो दूरदर्शन और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की जो क्वालिटी थी या जो गुणवत्ता थी उससे कहीं समझौता करने जा रहा है या समझौता करता प्रतीत होता है। क्या ऐसा हो गया है कि जो लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को या बहुत सारे लोगों को पसंद आता है वही वो शायद हम लोगों को या हम इस प्रकार के विचार विमर्श करने वाले लोगों को हमें गुणवत्ताहीन लगता है, हमें लगता है कि उसमें गुणवत्ता नहीं है। तो क्या हमारे अपने परसेप्शन में कोई समस्या है या जो समाज है, समाज में जो लोग इन सब संचार माध्यमों के उपयोगकर्ता जो हैं उनके दृष्टिकोण में कोई अंतर है? तो इसको समझने के लिए एक विमर्श या एक कोई कार्यक्रम तो पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रकार का परिवर्तन जो है वो किसी माध्यम का परिवर्तन, किसी संचार का परिवर्तन, संचार माध्यम का परिवर्तन, उसमें गुणवत्ता के प्रतिमानों का परिवर्तन, उसमें जो पॉपुलैरिटी है, जो उसके मापदंडों का परिवर्तन, ये सब कुछ जो है उसकी जो नींव है या जो उसकी बुनियाद है वो व्यक्ति और समाज तक जाती है। तो जैसे जैसे समाज के परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, जिस प्रकार का समाज होता है उस प्रकार का प्रसारण होता है, जिस प्रकार का समाज परिवर्तन होता है, जिस प्रकार का समाज बन रहा होता है, जिस प्रकार का व्यक्ति बन रहा होता है वैसा समाज बन रहा होता है, और उस समाज के अनुसार ही उस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा होता है, उस प्रकार के संचार माध्यम बन रहे होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि समाज को प्रसारणकर्ताओं ने या समाज को संचार माध्यमों ने बहुत परिवर्तित कर दिया है। असल में इसी समाज से निकलकर ये प्रसारणकर्ता आए हैं, इसी समाज से निकलकर ये सारी तकनीक विकसित हुई है। तो इस समाज से ही हमें समाधान की तरफ जाना होगा अगर हम इसको समस्या मानते हैं तो, क्योंकि मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि ये समस्या है। मैं अब ये कहने के लिए मैं अपने आप को सक्षम नहीं मानता हूं कि मैंने इतना अध्ययन कर लिया है और मैंने ऐसा कोई दावा करने की स्थिति में हूं कि भाई मैं कहूं कि ये समस्या है। लेकिन मैं अगर ऐसा मानूं कि हम तुलनात्मक दृष्टि से पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के जो उद्देश्य हैं, जो उसका पूरा इतिहास है, जो उसकी परंपरा है, जो उसमें संवाद का स्तर है, जो संवाद का सलीका है, वो भाषा का जो स्तर है, जो भाषा का तरीका है, जो प्रसारण के या जो प्रस्तुतिकरण के जो तौर तरीके हैं, अगर उनसे आज के समय की तुलना की जाए, और आज के समय की तुलना करते हुए अब हमें माफ कीजिएगा अवनीत जी, दूरदर्शन में भी अब इस प्रकार के प्रसारण के तौर तरीके दिखाई देने लगे हैं जो शायद किसी निजी प्रसारणकर्ताओं से मुकाबला करते हुए, स्पर्धा करते हुए प्रतीत होते हैं। और उसके अपने अपने कारण हो सकते हैं कि वो कारण क्या है। वो कारण यही जो पॉपुलैरिटी या जो एक तरह से जो टीआरपी या जो लोकप्रियता की जो दौड़ है वो भी हो सकती है। और दूसरा, हमारे दौर की एक बहुत बड़ी चुनौती, इस दौर की जो एक बहुत बड़ी चुनौती है वो ये है कि शायद
पोस्ट मॉडर्निज्म में सर, अगर आप, मैं ठीक ना हूं तो आप मुझे ठीक करिएगा, कि पोस्ट मॉडर्निज्म में शायद रोला बार्थ ने का डेथ ऑफ ऑथर शायद एक सीरीज लिखी और एक रिसर्च पेपर और एक तरह का रिसर्च लिखा, जिसमें एक तरह से कहा गया कि जो अथॉरिटी ऑफ राइटिंग, अथॉरिटी ऑफ नरेशन जो है वो खत्म हो रही है, वो समाप्त हो गई है। तो मैं इस दौर को इस रूप में देखता हूं, और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए भी, और पत्रकारिता के क्षेत्र में अब अध्यापन शिक्षण से जुड़े हुए भी, और अपने आप को विद्यार्थी के रूप में मानते हुए भी, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि ये डेथ ऑफ एडिटर वाली उसमें आ चुके हैं हम, कि जब संपादक नाम की संस्था जो है उसका बहुत महत्व नहीं रह गया है, या संपादक नाम की संस्था प्राय समाप्त हो गई है। ऐसी स्थिति के ब्रॉडकास्टिंग के समय में हम आ गए हैं, जिसमें अगर हम सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की बात करें तो त्वरित प्रतिक्रिया ही सब कुछ हो गई है, जिसमें हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हम सुनने को तैयार नहीं हैं, हम कहने के लिए बेताब हैं, हम निरंतर कहना चाहते हैं, हर बात पर कहना चाहते हैं, जिस बात से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, जिसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में हमारी कोई विशेषज्ञता नहीं है, उस पर भी हम विचार प्रकट करते हैं। तो एक ऐसा समाज बन गया है जिसमें चारों तरफ शोर है। और फिर मैं अपनी एक लिखी हुई 2 पंक्तियां यहाँ कोट करना चाहूंगा, कि कभी मैंने लिखा था कि किसी को छोटा करने की होड़ में कोई बड़ा कहाँ होता है, और कहने के शोर में संवाद कहाँ होता है। मैं तेरे सजदे में झुक भी जाऊं, लेकिन मेरे झुकने से तू खुदा कहाँ होता है। तो कुछ ऐसा ही हो गया है कि हर आदमी दूसरे को झुकाने पर तुला हुआ है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने पर तुला हुआ है। हम आज यहाँ बैठकर हम सच में सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में लगभग हम जैसी कई पीढ़ियों को पढ़ा चुके, और हम जैसे कई विद्यार्थियों को पढ़ा चुके, और हमने भी जिनको पढ़ा लिया उनके भी शिक्षक रहे, और हमारे इस संचार क्षेत्र के एक तरह से सबसे पुराने और सबसे विद्वान व्यक्ति हमारे यहाँ मार्गदर्शक हैं। आज हम, सर आप इस बात को महसूस करते होंगे कि आज अगर संजीव सर भी मीडिया शिक्षण पर या मीडिया पर कोई बात इस मीडिया विदाउट एडिटर वाले प्लेटफॉर्म पर अगर कहीं कुछ लिख दें, तो शायद उनको भी कहने वाले लोग बहुत सारे ऐसे आएंगे जो उनसे ये बात कह सकते हैं कि अच्छा उनको नहीं कुछ पता है, हमें ही पता है। तो हम उस दौर में हैं जिसमें हमारे पास तकनीक और संसाधन तो बहुत आ गए हैं, लेकिन हम अपना वो संवाद का सलीका, हम अपनी बात करने का तरीका, अपनी भाषा, उसके संस्कार को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, हम उसको भूलते जा रहे हैं। और अगर मैं भारतीय संवाद परंपरा की ही बात करूं, अगर भारतीय परंपरा की बात करूं, तो हम तो शास्त्रार्थ की परंपरा वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो हर विषय पर खुलकर चर्चा होती आई है। जिन विषयों को सारा समाज निषेध मानता रहा, उन विषयों पर पता नहीं हमारे हजारों वर्ष पूर्व चर्चाएं हो चुकी हैं, संवाद हो चुका है। और उन संवाद में हमेशा ऐसा भाव रहता था कि जो ये मान लेता था, जो ये जान जाता था कि उसके तर्क जो हैं, उसकी बात जो है वो गलत साबित हो रही है, तो वो उसको स्वीकार करता था। और जिसके तर्क सही साबित होते थे, वो उस पर राज नहीं करता था, उस पर शासन नहीं करता था, वो उसको साथ लेकर चलता था। तो मंडन मिश्र और आचार्य शंकर का उदाहरण है हमारे सामने, कि मंडन मिश्र को फिर वो साथ लेकर आगे बढ़े उनके साथ एक शास्त्रार्थ में। तो हम जिस संवाद परंपरा की बात कर रहे हैं, जिस संवाद परंपरा से आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ चुका है, या वो समय है जिसमें, क्योंकि 20वीं सदी मैं कहता हूं कि 20th सेंचुरी वाज द सेंचुरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और 21वीं सदी 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज तो हम ऐसी स्थिति में हैं कि सबसे बड़ी कंपनी जो सामान बेचती है, वो कंपनी कोई सामान नहीं बनाती है। अमेज़न कोई सामान नहीं बनाती, उसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन वो कम्युनिकेशन के मॉडल पर काम कर रही है। कम्युनिकेशन का एक ब्रिज बनाया, जो सामान चाहने वाले लोग हैं और जो सामान बनाने वाले लोग हैं, उनके बीच में उन्होंने एक कम्युनिकेशन का ब्रिज बनाया, और एक इतनी बड़ी कंपनी बन गई।
उबर और ओला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बड़ा काम कर रही हैं, उनकी अपनी कोई टैक्सी खरीदी हुई नहीं है, उनकी कोई ईएमआई नहीं चल रही है, लेकिन वो बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट के प्लेटफॉर्म है क्योंकि कम्युनिकेशन बेस्ड मॉडल है। तो ऐसे फेसबुक और ट्विटर और मेटा, मतलब जितनी बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं, उन कंपनियों के बड़े टर्नओवर हैं, लेकिन उनका उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है जो दिखाई देता हो, और बल्कि करोड़ों लोग जो हैं उनके लिए काम कर रहे हैं दिन रात, उनके लिए कंटेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक समय हम कंटेंट प्रोडक्शन करने के लिए पैसा लिया करते थे, एक समय हम उसके लिए नौकरी किया करते थे। आज करोड़ों लोग जो है वो बिना किसी तनख्वाह के उस पर कंटेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी फोटो, अपने चित्र, अपने लिए हुए अपने मोबाइल से, अपने संसाधन से कंटेंट लेकर, और अपनी समझ से जो कुछ लिख सकते हैं वो डाल रहे हैं, और वो उन मुनाफा जो कमा रही हैं वो कंपनियां कमा रही हैं। तो कम्युनिकेशन इतना केंद्र में आ चुका है जीवन के, संचार इतना केंद्र में आ चुका है जीवन के, और हमेशा ही संचार बहुत महत्वपूर्ण रहा है व्यक्ति के जीवन में। लेकिन आज के समय में जिस प्रकार से वो सामूहिक रूप से संचार जिस प्रकार से जीवन को प्रभावित कर रहा है, वो इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि आगे आने वाला समय हमें सच में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के जो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, या सोसाइटी के लिए जो वैल्यूज जो उन्होंने तय किए, और जिन वैल्यूज के आधार पर मुझे लगता है आधी सदी का ये सफर, आधी सदी से ज्यादा का सफर तय किया, उनकी तरफ लौटना होगा। हमें याद है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी से लोग भाषा सीखा करते थे, उच्चारण सीखा करते थे, और हम ऐसा मानते थे कि जो दूरदर्शन या आकाशवाणी पर जो प्रस्तुत करता है, उन्होंने जो शब्द बोला है, भले ही गलती से कभी उन्होंने गलत भी बोल दिया हो, लेकिन हम ऐसा मानते थे कि वही सही उच्चारण है, वही सही शब्द है, वही सही बात है। सूचनाओं के बारे में भी ऐसा ही विश्वास समाज में था कि जो आकाशवाणी पर प्रसारित हो गया, इसका मतलब है कि वो पत्थर की लकीर है, कि जो आकाशवाणी ने कह दिया है वो सच है। मुझे याद है कि शायद सर आप याद कर पाए, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, और हमारी माताजी, हमारे घर में एक रेडियो था उन दिनों में, तो वो माताजी हमारी वो रेडियो के जरिए सूचनाएं सुना करती थी, और बीबीसी का तो विश्वसनीयता थी उस समय उस प्रकार की। तो जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उस समय शायद सतीश जैकब जी ने वो जो है सूचना दे दी थी, और जो भारतीय प्रसारणकर्ता है, यानी जो दूरदर्शन, और उनके लिए वो रोक कर रखी गई थी, या उसमें ये कहा जा रहा था कि शायद अभी तक वो अस्पताल में है, इस प्रकार की कुछ घंटों तक वो एक कंफ्यूजन, एक भ्रम की स्थिति बनी रही। तो मुझे याद आता है, मैं मुश्किल से 6-7 साल का, 8 साल का रहा होऊंगा, और उस वक्त में मुझे याद आता है कि उस दौरान बीबीसी के बावजूद भी जो प्रसारणकर्ता का विश्वसनीय प्रसारण, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो भारत की हैं, उनका जो वो था, उसके विश्वसनीयता थी, उसके आधार पर ये प्रार्थनाओं का दौर चलता रहा। हर घर में लगभग राजनीतिक मतभेद और राजनीतिक अलग विचारधाराओं के से इतर जो है, वो लगभग गांव के गांव ये प्रार्थना कर रहे थे कि वो किसी तरह से उनका जीवन बच जाए। तो ये विश्वसनीयता उस दौर में थी, और आज जो हम जिस तकनीक और रफ्तार और पहुंच की दृष्टि से जहां आ गए हैं, उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि आज हम सेकंड में फोटो और वीडियो और सारी चीजें यहां से वहां फैला देते हैं और पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। लेकिन हमें ये थोड़ा ठहर कर ये विचार तो करना ही चाहिए कि विश्वसनीयता के मामले में हम कहाँ आए हैं। क्या विश्वसनीयता उस प्रकार की हमारी बची है, हमारे प्रसारणकर्ताओं की बची है, चाहे वो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के प्रसारणकर्ता हों, या चाहे वो हमारे जो निजी प्रसारणकर्ता हैं या प्रसारण संस्थान हैं, क्या उनकी कोई इस प्रकार की विश्वसनीयता बची है? या दूसरा हम ये कहें कि संवाद का जो स्तर है, वो स्तर कहाँ तक आया है, भाषा का स्तर कहाँ तक आया है। विषय वस्तु की जो बात करते हैं हम, तो सर ने बहुत सारे धारावाहिकों का जिक्र किया, बहुत सारे धारावाहिकों का जिक्र अवनीत जी ने, बहुत सारे कार्यक्रमों का जिक्र अवनीत जी ने किया। इन सारे कार्यक्रमों में एक उद्देश्य जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। जो अंतर मुझे जो लगता है वो यही है कि उद्देश्य परकता उस समय तक
कार्यक्रमों में, कार्यक्रमों के प्रसारण में, कार्यक्रमों के निर्माण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। आज वो उद्देश्य विहीनता की तरफ दिखाई देता है। निजी प्रसारणकर्ताओं में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जहां भी हम जिस प्रकार के भी कार्यक्रम देखते हैं, फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, उनका तकनीक भले ही बहुत उत्कृष्ट हो गई हो, लेकिन जो विषय वस्तु है उसमें उद्देश्य क्या है? जैसे आप बहुत रक्तपात दिखाते हैं, आप बहुत इंटीमेट सीन दिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाते हैं, तो उद्देश्य क्या है? उससे क्या संदेश क्या देना चाहते हैं, या आप समाज को क्या देना चाहते हैं? ये उद्देश्य ये इसका विचार करना जिस दिन शुरू हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये सारा परिदृश्य बदल सकता है। कि हमारे सोशल मीडिया पर भी भले ही हम जो आज लिखते हैं या कहते हैं, या जो जैसे आज 100 से ज्यादा वेब सीरीज, ये वेबिनार जो हैं वो आदरणीय प्रोफेसर भानावत सर के मार्गदर्शन में यहाँ पर हो चुकी हैं। उसका एक उद्देश्य है, उसको लिखा जा सकता है कि एक पुस्तक में लिखा जा सकता है कि हर कार्यक्रम का, हर चर्चा का, हर विमर्श का एक उद्देश्य है। भले ही उसमें 15 लोग जुड़े हों, उसमें 20 लोग जुड़े हों, उसमें 100 लोग जुड़े हों, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसका एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य के प्रति एक समर्पण चाहिए होता है। शायद वो समर्पण पैसा लेकर काम करने वाले लोग जो आज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग में काम कर रहे हैं, आज जो दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम निर्माण कर रहे हैं, भले ही वो इन हाउस कर रहे हों या कमीशन प्रोग्राम के रूप में कर रहे हों, या जो प्राइवेट चैनल्स के लिए या प्राइवेट जो प्रसारण करता है, जो प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जिनके लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, उसमें उद्देश्य परखता है या नहीं है? पहला प्रश्न यही है। फिर उसके बाद लोकप्रियता की बात आती है। तो हम सबने देखा है कि रामायण और महाभारत जितनी बार प्रसारित हुए हैं, वो जितनी बार उनका जिक्र आता है ऐसे ग्रंथों का, ऐसे आख्यानों का, तो उनकी लोकप्रियता में कभी कमी नहीं आती है। उनकी लोकप्रियता सदैव रहती है, क्योंकि और जबकि उसमें उद्देश्य परखता है, उस कहानी को कहने का कारण है, वो कहानी किसी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई है, तो उन कहानियों के कहने का कोई ना कोई उद्देश्य रहा है और उन उद्देश्यों के प्रति लोग आज भी आकर्षित होते हैं। तो ये एक तरह से मेरा इस प्रकार का भी मानना है कि जब समाज में परिवर्तन का दौर आता है और उस समाज के परिवर्तन में एक प्रकार की रचनात्मकता के प्रति उदासीनता जब निर्मित होती है, जब संसाधनों की अधिकता होती है, जब तकनीक की अधिकता होती है, तकनीक पर भरोसा ज्यादा बढ़ता है, तो हमारी रचनात्मकता कम होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास मोबाइल नहीं हो तो हम, या कैलकुलेटर नहीं होता था, तो हम आसानी से बाहर सब्जी का मोल भाव करते थे, और अगर 500 का नोट दिया है तो उसमें से 356 रुपए अगर हमारी सब्जी के हुए हैं तो हम बता सकते थे कि अच्छा 144 रुपए इसमें बच गए हैं। ये बात हम बिना किसी संसाधन के, बिना किसी तकनीक के बता सकते थे। लेकिन अगर हम उस पर जब जितना निर्भर होते चले गए, उसमें हम आलसी हो गए। अब अगर हमें कोई कह भी दे कि अच्छा 500 में से 356 निकाल के बताओ, तो हमें लगता है कि अच्छा ये क्या मुसीबत है भाई, ये क्यों बताना है। तो हमेशा ही तकनीक का और संसाधनों पर जब हमारा भरोसा बढ़ेगा और उन पर निर्भरता बढ़ेगी, तो रचनात्मकता और मौलिकता की कमी आएगी। और वो मौलिकता और रचनात्मकता की जो कमी है, वो मेहनत का रास्ता है, वो श्रम का रास्ता है, उस पर वो वास्तविक मेहनत का और समर्पण का रास्ता है। उसमें सफलता और असफलता के लिए आपको अपना समर्पण और अपनी लगन जो है, मेहनत है, वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आप आसानी से उस रास्तों पर जाते हैं जिसमें आप कॉपी कर लेते हैं। आपको लगता है अच्छा ये वाली चीज चल रही है तो यही बना देते हैं, ऐसा कर देने से लोगों को पसंद आता है और इसी से विज्ञापन मिलते हैं तो यही बना देते हैं। तो ये प्रश्न विचार करने की आवश्यकता है। और मैं तो ऐसा मानता हूं, मतलब अब मुझे लगता है मैंने भी काफी समय ले लिया अवनीत जी, तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, जितनी मेरी समझ है उसके मुताबिक मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो जितने भी प्रकार की ब्रॉडकास्टिंग है और जितने भी प्रकार का मीडिया और कम्युनिकेशन है, उसको सच में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के इन उद्देश्यों के साथ एकाकार होना चाहिए। उसकी दिशा में आदरणीय प्रोफेसर भानावत सर जैसे विद्वान हमारे मार्गदर्शक, ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में कुछ नीतियां, कुछ शिक्षण, और जो हम लोग आज उनके सब इस प्रकार के शिष्य जो विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम कर रहे हैं और प्रैक्टिसिंग जर्नलिज्म में भी काम कर रहे हैं,
और जो एकेडमिक्स है उसमें भी काम कर रहे हैं। तो मीडिया लिटरेसी के जिस पार्ट को जिसको अब शुरू किया गया है, जिस पर बात होना शुरू हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में भी एक अभियान चलना चाहिए कि रुचि का परिष्कार कैसे हो, लोगों को ये कैसे समझाया जाए कि ये जो आप देख रहे हैं वही आपके पास नहीं है, इसके विकल्प भी हो सकते हैं, जो आप सुन रहे हैं यही विकल्प नहीं है, इसके अलावा भी विकल्प हो सकते हैं। और आप जो देख रहे हैं वो किस लिए देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं वो किस लिए सुन रहे हैं, आप जो मोबाइल पर ये उंगली चला रहे हैं ये किस कारण से चला रहे हैं, जरा एक बार ठहर कर सोचिए, एक बार विचार करिए, तो शायद हम ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के जो सोसाइटी के प्रति या समाज को एक दिशा देने के प्रति दिशा देने के लिए जो उद्देश्य हैं उनकी तरफ फिर से लौट पाएंगे। और हमेशा ही ऐसा होता है कि जो भी पुराना समय होता है वो अच्छा लगता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पुराने समय में लौट जाना चाहिए, लेकिन हमें अपने प्रसारणकर्ताओं के साथ में अपने जो प्रसारण की जो विषय वस्तु है उसके बारे में हमें इस रूप में जरूर विचार करना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है और भाषागत और संवाद के स्तर पर उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका विचार निरंतर होना चाहिए। मैं इतने ही शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं आभारी हूं भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे का कि मुझे इस अवसर पर यहाँ इस विषय पर बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार योगी जी। आपने बहुत सारे मौलिक प्रश्न उठाए और मुझे लगता है कि उस हर प्रश्न पर एक पूरी की पूरी चर्चा की जा सकती है। डेथ ऑफ द एडिटर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से संपादकीय संस्था समाप्त हो रही है, और संपादकीय संस्था समाप्त हो रही है इसीलिए जो आपने बात की संवाद की और भाषा की, या विचार भी मुझे लगता है इसीलिए खत्म हो रहा है कि कोई संपादकीय संस्था नहीं है। अब वो सारे मार्केटिंग के और वो लोग जो हावी हो गए हैं। तो जब संवादहीनता की स्थिति आती है तो मुझे लगता है कि ये जो आपने जन संकट को इशारा किया, शायद वहां से उसी की शुरुआत होती है। आज से कुछ वर्ष पहले तक जब हम इस तरह के आयोजन करते थे तो संपादकों को कोट करते थे कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया में फलाने संपादक ने ये लिखा, नवभारत टाइम्स में राजेंद्र माथुर ने ये लिखा, जनसत्ता में प्रभाष जोशी ने ये लिखा। अब धीरे धीरे वो सारी प्रवृत्तियां खत्म होती जा रही हैं। दूसरी जो आपने एक महत्वपूर्ण बात की कि जैसा समाज होगा वैसा प्रसारण होगा, यहां मुझे लगता है मुझे थोड़ा, मैं इसको अलग तरीके से सोचता हूं कि क्या मीडिया की भूमिका, जैसा हम कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण है, वो ठीक है, जैसा हमारा समाज होगा वैसा साहित्य होगा, लेकिन क्या साहित्य और मीडिया की ये जिम्मेदारी भी है कि वो कोई ऐसा प्रकाशन करे, ऐसा प्रकाशन उनके लिए संभव हो सके कि सोसाइटी ऐसी हो। देखिए, मीडिया को आप चौथी सत्ता कहते हैं, सामाजिक प्रहरी कहते हैं, तो क्या जब इतना सम्मान देते हैं, योगी जी जब मीडिया में काम करते थे, आपने बताया कि आप लोकसभा के अध्यक्षों से मिले, आपके लिए आसान था उनके लिए मिलना क्योंकि आप एक मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब सोसाइटी इतना सम्मान देती है मीडिया कर्मियों को, हर समारोह में उनका अलग एनक्लोजर होता है, तो क्या समाज की भी उनसे कुछ अपेक्षाएं नहीं हो सकती है कि वो उन सामाजिक व्यवस्थाओं में, या जिसको आपने उद्देश्य की बात की या संवाद की बात की, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा की जानी चाहिए कि इनकी क्या भूमिका हो सकती है। जहां तक मिसेस गांधी की खबरों की बात है, मुझे तो याद है उस समय तो मैं शिक्षण में आ चुका था, 31 अक्टूबर 1984 की बात है, और वो प्रसंग तो मैं नहीं भूल सकता। मेरे ख्याल, जो मुझे सही याद है, शाम की 6 बजे ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था, सुबह 9:15 बजे के आसपास मिसेस गांधी को गोली मारी गई थी और लगभग तय हो गया था उसी समय कि वो नहीं बची है, और शाम को 6 बजे ऑफिशियल अनाउंसमेंट आकाशवाणी और दूरदर्शन से किया गया था कि वो अब नहीं रही है। एक कार्टून मुझे याद है उस समय छपा था, राजीव गांधी उस समय कलकत्ता में थे, उन्हें अपनी माता जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो कार्टून था कि वो बीबीसी को ट्यून कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है उस समय के जो हमारे प्रसारण माध्यम थे उन पर एक जिम्मेदारी ये थी कि जब तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं हो जाता है वो खबर नहीं दे सकते हैं। मुझे याद है 2:20 जो 2 बजे खबरें आती थी उस समय आकाशवाणी पर, तो आकाशवाणी का जो जयपुर केंद्र है उससे कुछ फिल्मी संगीत आते थे और वो श्रृंगार और प्रेम के गीत बज रहे थे उस समय। तो मैंने उस समय हमारे डायरेक्टर थे उनसे कहा कि साहब मुझे लगता है कि इंदिरा जी जीवित है,
यदि जीवित नहीं होती तो आकाशवाणी से इस तरह के संगीत प्रसारित नहीं होते। तो काफी उधेड़-बुन रही थी। तो फिर उसके बाद एक नया संकट हम दूरदर्शन की बात कर रहे हैं। उस समय जो दंगे हुए थे, उसमें ये आरोप भी लगाया जाता है कि दूरदर्शन ने मिसेस गांधी के वो जो फेस था, उनका चेहरा था, उस पर बार-बार कैमरा फोकस किया और उससे देश के अंदर एक किस तरह की जो स्थितियां हमें उस समय मालूम है कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ किस तरह की स्थितियां हो गई थी। तो उसके लिए भी कई बार उसकी आलोचना होती है। तो ये प्रसारण माध्यमों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी खुद की भी अपनी भूमिका है और फिर सरकारी माध्यम होने के कारण उनका जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है। कितनी कमेटियां बनी दूरदर्शन के समाचारों को लेकर के। अवनीत जी वहां काम कर रही है, मुझे लगता है उनको बताया गया होगा। जी पार्थसारथी कमेटी बनी, अलग अलग मुद्दों को लेकर किस तरह की चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पीसी जोशी कमेटी बनी, प्रोग्रामिंग जो थी दूरदर्शन की एंड इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ टेलीविजन, हर प्रोग्राम का आपने जो ग्रामीण कार्यक्रम है उनकी बात की, आपने महिलाओं के कार्यक्रमों की अभी बात नहीं हो पाई, उनको लेकर के बात की, हमने उनके कृषि के संबंधी कार्यक्रमों की बात की। तो पीसी जोशी कमेटी ने, वो तो बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट हमारे यहाँ के थे, उस पर काफी विस्तार से बात की है कि किस तरह से दूरदर्शन का जो कृषि कार्यक्रम था उसका संबोधन ही यही था, किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। तो पीसी जोशी लिखते हैं कि किसान भाई क्यों, बहनें कहाँ गई, किस खेतों में जितना महिला श्रम लगा हुआ है इस पर तो हमारे ये ब्रॉडकास्टर सोचते ही नहीं है। पुरुष तो बैठा बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक कितना महिला श्रम जुड़ा हुआ है। फिर बाद में परिवर्तन हुआ, किसान किसान नहीं, इस कार्यक्रम के दर्शकों को हमारा नमस्कार, भाइयों की जगह फिर उसको चेंज किया। तो आप संबोधन में ही आपने आधी जनता को बाहर कर दिया। तो इस तरह की जो रिपोर्ट छपी है तो उनके आधार पर बाद में परिवर्तन किया गया। और मुझे लगता है एक कारण ये भी था कि उस समय कंपटीशन नहीं था इन चैनलों के माध्यम से, क्योंकि पूरी तरह सरकार के अधिग्रहण में थे। और हमारे लिए भी एक नया खिलौना था कि किस तरह का, हम भी जब टीवी नहीं था तो पड़ोसी के घर में जब दरवाजा खुला रहता था तो उसमें ताक झाक करते थे कि टीवी पे क्या आ रहा है। तो वो जो रोमांस था वो शायद हमें उस ओर खींच के गया। 90s के बाद जब प्राइवेट प्लेयर्स आए, जिस तरह से परिवर्तन आया, तो वो कंपटीशन बढ़ा, उसके साथ अपने अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं वो जुड़े। भाषा की बात से मैं आपका बिल्कुल सहमत हूं कि आकाशवाणी और आकाशवाणी की विशेष बात करूंगा मैं कि अशोक वाजपेयी, देवकीनंदन पांडे, के भार्गव, बहुत सारे ऐसे समाचार वाचक हिंदी में थे, मेलवडी बेलो, लोधी रत्नम जैसे समाचार वाचक अंग्रेजी में थे, जिनके शब्द थे तो एक तरह से मानक थे। कितनी मेहनत उसके साथ होती थी। धीरे धीरे जब आपने कहा संपद की संस्था खत्म हो गई तो भाषा का भी स्वरूप जो है वो विकृत होता चला गया। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत विस्तार से बात हो सकती है, लेकिन जब हम इसको प्रश्नों के लिए इसको ओपन करें, इसके पहले मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से एक बार पुनः कि हमारे जो दोनों आज के स्पीकर्स हैं इनका ई सर्टिफिकेट और ई मिमेंटो इनको भेंट करें ताकि आज के हमारे इस कार्यक्रम की एक यादगार उनके साथ रहे। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि आज के हमारे जो स्पीकर्स हैं, प्रोमिनेंट स्पीकर्स हैं, मैं उनको ई सर्टिफिकेट और ई मोमेंटो भेंट कर पाऊँ। सर, दिस इज एन मोमेंटो from our side for Sir Professor Rakesh Kumar Yogi sir. Sir, this is just a honor of respect and gratitude from our side. Sir, this is for Avneet ma'am. Thank you so much. आप दोनों आज हमारे साथ जुड़े, हमें आप लोग को सुनने का मौका मिला और आपने इतनी अच्छे से, इतने इन डेप्थ में, इतने छोटे से टाइम में इतना कुछ हमें एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए, हमारी ओर से भी आभार। इसके पहले कि औपचारिक आभार प्रदर्शन करें, कोई भी जो हमारे इसमें पार्टिसिपेंट है, यदि इस विषय से संबंधित कोई सवाल या ऑब्जर्वेशन उनके मन में हो, हालांकि समय काफी हो गया है, बहुत संक्षेप में आमंत्रित है वो बात करने के लिए। अपना वो माइक ऑन करें, अपना परिचय दें और सवाल पूछें या कोई टिप्पणी हो बहुत संक्षेप में। प्रीत कौर जी, आपका माइक, हाँ इनका ठीक है। कोई सवाल नहीं है मेरे ख्याल, तो चलिए कुछ सवाल पूछना चाहती हैं हरप्रीत जी आप? वीडियो ऑन हुआ तो मुझे लगा आप कुछ पूछना चाहती हैं। सौरभ बसु जी, आप कुछ लिख रहे हैं चैट बॉक्स में।
Calcutta say I am a media professional assistant professor in media studies in reputed private university. I have a basic query. Noticing recently that there are very less numbers of students taking admission for the media studies in UG and PG in media as mass communication courses due to lack of immediate job opportunities for the new and fresh candidates. So the new generation is looking for other degree courses like BBA and MBA or maybe MA in public relations, etc. Please discuss a bit on this topic also. हालांकि विषय थोड़ा सा डिफरेंट है। योगी जी कुछ कहना चाहेंगे इनका? आप एडमिशंस में जो अवमूल्यन हो रहा है, या अवनीत जी दोनों ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, लग रहा है कि योगी जी आपको कि नहीं आ रहे हैं बच्चे? नहीं, मुझे लग रहा है सर, लेकिन मतलब ऐसा ट्रेंड सभी संस्थानों में पता लगता है कि कुछ संख्या कम हो रही है, लेकिन उसकी वजह शायद ये भी है कि हम इन प्रोग्राम्स को अपडेट नहीं करते हैं बहुत, और जो समय की ज़रूरत है या जिन क्षेत्रों में रोजगार ज़्यादा हैं उन क्षेत्रों की तरफ हम थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। तो इस कारण से भी है। अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो आपने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि हमने विश्वविद्यालय में, जब इस विश्वविद्यालय में आया तो 8 ओनली स्टूडेंट्स के साथ मुझे ये डिपार्टमेंट मिला था, और आज हमारे पास 175 स्टूडेंट्स हैं और हम 4 प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो हमने थोड़े से प्रयोग किए इसमें, जैसे हमने एनिमेशन का एक ग्रेजुएशन का एक प्रोग्राम शुरू किया, बीएससी एनिमेशन के नाम से। एक हमने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन का प्रोग्राम शुरू किया। तो जैसा मैं कह रहा था कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ कम्युनिकेशन, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मीडिया और जर्नलिज्म की पढ़ाई से थोड़ा और उसको विस्तार देते हुए कम्युनिकेशन की पढ़ाई तक जाना पड़ेगा। उसका तकनीकी हिस्सा जो है, भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों को, बीटेक वालों के पास होगा, लेकिन उसका जो कंटेंट वाला जो हिस्सा है या उसका रिसर्च वाला जो हिस्सा है वो मीडिया स्टडीज या मास कम्युनिकेशन के लोगों को संभालना होगा, और जो पाठ्यक्रम है उनको भी इस रूप में ही तैयार करना होगा। तो इतने रोजगार हैं, लोगों की इतनी ज़रूरत है। मतलब मैं गुरुग्राम जैसी जगह में, हम यहाँ, ये हमारा विश्वविद्यालय है, सरकारी विश्वविद्यालय, उसके बावजूद हमारे पास एमएनसीज और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके यहाँ से इस प्रकार के जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसमें एक व्यक्ति को सिर्फ ईमेल पर जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है उसको जवाब देना है, एक अच्छा जवाब ड्राफ्ट करके जवाब देना है और फॉलोअप करना है। इसके लिए 50,000 रुपए, 40,000 रुपए महीने की जॉब शुरुआत में यहाँ मिलती है। तो 2-2 लाइन के कंटेंट और 2-2 लाइन के 4-4 लाइन की जो विषय वस्तु लिखने के लिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो उस प्रकार के रोजगार अवसर उपलब्ध करवाती हैं, लेकिन उस तरफ शायद अभी मीडिया एजुकेटर्स का और मीडिया एकेडमिक्स में जो लोग जो इस प्रकार के संस्थान चला रहे हैं उनका शायद अभी ध्यान है नहीं। और आगे आने वाले समय में तो ऐसी ज़रूरत होगी कि सर, मुझे लगता है कि ये जो मीडिया लिटरेसी वाला विषय है, इसी में ऐसे कम्युनिकेटर्स की या कम्युनिकेशन लीडर्स की ज़रूरत होगी जो लोगों को ये बता पाएंगे कि सच में आपको कैसे सोशल मीडिया बिहेवियर कैसे करना है, या आपको डिजिटल मीडिया पर कौन सा कंटेंट रिसीव करना है। जिस प्रकार का फ्रॉड डिजिटल मीडिया में, जिस प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड और इकोनॉमिक फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें आपको इन संदेशों को पहचानना और उन संदेशों को अवॉइड करना, ये सीखना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। तो रोजगार की दृष्टि से ये बढ़ने वाला है, लेकिन हमें अपना भी कुछ जो दृष्टिकोण है उसको बदलना होगा। मुझे लगता है योगी जी आपने एक बहुत ही बेसिक सवाल उठाया है या उसकी तरफ इशारा किया है। आज एक जयपुर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो एमआईटी, उसके बोर्ड ऑफ स्टडीज की हमारी मीटिंग थी ऑनलाइन, और सुभाष धूलिया जी हमारे साथ थे। तो वहां भी यही बात आई, तकनीक तो बच्चा कभी भी सीख लेगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तकनीक आजकल बहुत यूजर फ्रेंडली हो गई है। चैलेंज है कि उसको लिखना किस तरह से आता है, क्योंकि हम एआई पे और इस पे जिस तरह से निर्भर हो रहे हैं। तो जो आपने कहा कि 2 लाइन ड्राफ्ट करनी है, वो 2 लाइन यदि वो ढंग से लिख सकता है, जॉब्स बहुत हैं, लेकिन उन जॉब्स के अनुकूल उनको व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, वो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, वो सीखना नहीं चाहते हैं। पढ़ना हमने छोड़ दिया, विचार करना हमने छोड़ दिया, लिखना हमने छोड़ दिया, सब कुछ हम इस तकनीक पर निर्भर हो गए इतना।
बल्कि मैं 5-7 दिन पहले पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि आने वाले समय में विद्यार्थी आपकी क्लास में नहीं आएगा, टीचर अब इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए नहीं रह गया है। यदि वो उसके थॉट प्रोसेस से नहीं जुड़ता है तो फिर वो पढ़ाई बेमानी हो जाएगी। अब विश्वविद्यालय केवल रिसर्च के सेंटर रह जाएंगे, ये भी आशंका व्यक्त की है। 3 दिन पहले आपने हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा हो तो यूजीसी के चेयरमैन ने साफ लिखा है कि केवल रिसर्च पेपर्स के आधार पर जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट हो रहा है वो ठीक नहीं है। वहां भी वो उसको चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात है, उसको लेकर भी काफी चीजें लिखी हुई है, आप पढ़िएगा उस आर्टिकल को। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो परिवर्तन आ रहा है कंटेंट को लेकर के, तो जो विद्यार्थी हमारे परेशान रहते हैं कि जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो अपना आत्मनिरीक्षण करें कि उनकी अभिव्यक्ति किस तरह की है, और जो टीचर्स है वो देखें कि हम स्टूडेंट्स को क्या दे रहे हैं, कितनी मेहनत हम उनके साथ कर पा रहे हैं, कितना उनको लाइब्रेरी का एक्सेस दे रहे हैं हम, कितना वो पढ़ते हैं, कितना आप मोटिवेट कर पाते हैं। एज ए टीचर आप खुद कितना इतनी सिलेक्शन कमेटी में जा रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, क्षमा कीजिएगा मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूरा एक आमूलचूल परिवर्तन मुझे लगता है अपेक्षित है, तब शायद विद्यार्थी भी आएंगे। और वो जो पीड़ा है, क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूट तो बहुत खुल गया, मैंने तो पूरा अंक निकाला कम्युनिकेशन टुडे का, 400 से अधिक यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट सेक्टर में। तो आप सोचिए कितने हजार विद्यार्थी पर ईयर निकल रहे हैं, तो उनके लिए यदि आप अखबार और रेडियो टीवी में चाहेंगे जॉब सबको मिल जाए, वो संभव नहीं होगा। उसके लिए उनको एंटरप्रेन्योरशिप की भी आप ट्रेनिंग दें तो शायद उनके लिए कहीं अच्छे प्लेसमेंट हो, तो विद्यार्थियों के उस चैलेंज से हम लोग नहीं जूझेंगे। मुझे लगता है इसको अब विराम दिया जाए, क्योंकि लगभग 8 बज रही है, बहुत लंबा समय हो गया है। तो मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि पहले आप अपना वोट ऑफ थैंक्स दें, उसके बाद एक आध सूचना देके इसे समाप्त करेंगे। जी सर, सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि आज का जो वोट ऑफ थैंक्स मैं प्रेजेंट करूं। Ma'am, I'll begin from you because you really have started this. You have really explained the topic very well about public broadcasting. In this democratic era, you have explained about the bulletins and types of bulletins, how Doordarshan is unique from other channels. You have explained the basic responsibilities. You have explained about the topic and importance. You have also discussed about the various programs, example like Chunavi Dangal, मन की बात, कृषि दर्शन। तो इन सारे जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपने बताया, आपने अपना एक तरीके से एक्सटेम्पोर दिया अबाउट दीज टॉपिक्स। रियली अगर हम जो लोग सुन रहे हैं इनको, अगर हमें इनके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी वी आर फेमिलियर विद इट इन दिस स्मॉल टाइम स्पैन। You explained about the public service broadcasting in this democratic era, which is really essential. तो आपने बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ छोटे वक्त में हमें इन सारे टॉपिक्स के बारे में, इन टॉपिक्स से रूबरू कराया। थैंक यू सो मच फॉर योर valuable time and the thoughts you have shared with us. And the way sir told us and explained about the role of broadcasting, importance of public service broadcasting, the way sir have explained and shared the lifetime experience and give great insight about the topic, it is really fruitful for all of us, which the students we are connected with. So sir, thank you so much for your valuable time and the information you have shared with us. Thank you, a special thanks to our Banawat sir and Huda sir, because इन दोनों की वजह से आज हम होते नहीं। तो जिस तरीके से मीडिया एक चौथा स्तंभ है, बनावत सर और हुडा सर हमारे लिए एक पिलर्स हैं, उनकी वजह से आज हम जुड़े हुए हैं। So thank you to all of the participants who are connected with us, and thank you so much to our prominent speakers who are connected with us. तो हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहां अवनीत जी ने पूरे दूरदर्शन और आकाशवाणी के उस स्वर्णिम काल की याद दिलाई, बहुत सारी भूली बिसरी स्मृतियों में हम गोते लगाने लगे जब ये कार्यक्रम देखते थे। और भाई राकेश योगी जी ने भी किस तरह से वो जो आज के दौर में पत्रकारिता में मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है, समाज में किस तरह का हो रहा है, उन सारे प्रश्नों पर कुछ चिंतन करने के लिए हमें प्रेरित किया। और इस सूचना के साथ कि हमारी अगली वेबिनार 14 नवंबर बाल दिवस, उस दिन हमने एक थोड़ा सा विषय ऐसा रखा है, मुझे लगता है आप सबकी रुचि होगी। एक काउंसलर है साइकोलॉजी में, डॉक्टर भावना, उन्होंने पीएचडी तो हमारी यूनिवर्सिटी से किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और आजकल पूना में वो पढ़ा रही है MIT यूनिवर्सिटी में। तो चूंकि वो काउंसलर हैं, तो हमने उनको ये विषय दिया। मेरे मन में इच्छा थी कि ये जो डिजिटल मीडिया आ गया है, तो बच्चे कैसे उससे प्रभावित हो रहे हैं।
आज वो 2-3 साल का बच्चा अपने माता पिता को देख के खुश नहीं होता है और इस मोबाइल को देख करके वो लालायित होता है। तो ये जो जिस तरह का आ गया है ना, ये तकनीक से बड़ा तो बड़ा, वो छोटे भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। जब वो टीवी देखता है, ये डिस्कस हम करते थे टीवी के जमाने में कि टीवी के विज्ञापन या कार्यक्रम बच्चों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अपनी जो ने शक्तिमान की बात की, कई लोग 5वीं-6ठी मंजिल से नीचे कूद जाते थे शक्तिमान की तरह से, वो भी घटनाएं उस समय थी। तो बच्चों को वो लत कैसे है, तो डिजिटल मीडिया का बच्चों के मेंटल हेल्थ पर क्या असर आ रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि उनका 6 साल का बेटा है, वो मोबाइल देखता ही नहीं है, तो घर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक गेम आया था ब्लू व्हेल, जिसके बाद हमें ये सुनने को मिला था कि काफी सारे ऐसे एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होने लगे हैं। हाँ, वो तो हुआ है हमारे यहाँ शक्तिमान को लेके, या जो इस तरह के कैरेक्टर्स है ना आर्टिफिशियल, तो वो मैं अभी भी देख रहा हूँ इन बच्चों को लेके, जो देखते हैं ना ये कार्टून्स, उसे अपने जीवन में डालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे हम, और ये तो डिजिटल बच्चा क्या, वो तो जो हमारे एडल्ट्स हैं उनको भी एडिक्शन है ये, तो अब तो ऐसे सेंटर खुलेंगे, डी एडिक्शन सेंटर, जहां ले जाकर के इनको ठीक करना पड़ेगा, है ना। एंटी रिवोल्यूशन ये भी होने वाला है, लेकिन तकनीक तो आएगी, आप भाग नहीं सकते वापस। तो इस दौर में कैसे हम उन्हें करें, तो इस पे हमने उनको यहाँ आमंत्रित किया है। तो अगली वेबिनार, हमारा लिंक सेम है और उसकी डिटेल्स आपको सोशल मीडिया के थ्रू भेज दी जाएगी। तो 14 नवंबर को शाम को 5:30 बजे अपन फिर मिलेंगे, और फिर 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे है, इस पर भी अपनी एक वेबिनार है, जिसमें बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म के हेड हैं डॉक्टर सुंदर राजदीप, वो आपके साथ जुड़ेंगे, और दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, इन दोनों से संवाद होगा। और फिर आज जो टीवी को लेके बात हुई है, दूरदर्शन को लेके, टीवी को लेके हम 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे है, तो उस पर बात करेंगे। तो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी बॉम्बे की मीरा देसाई है, वो आपके साथ होंगी, और मृणाल चटर्जी आईएमसी के जो है ढेंकानाल सेंटर के, वो आपके साथ होंगे। तो अगले अपने 3 वेबिनार्स पाइपलाइन में है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आज भी लगभग 67 तक हमारे पार्टिसिपेंट्स हो गए थे, तो इसी प्रकार आप सभी का सहयोग मिलेगा। ये पूरे डेलिब्रेशंस हम यूट्यूब पे अभी अपलोड कर देंगे, जैसे लिंक मिलता है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे उस यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन करें, जहां लगभग 200 घंटों से अधिक की रिकॉर्डिंग आपके पास है, और इसके लिंक चैट बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।